गेस करो तुम्हारी सिस्टर की एज क्या होगी। शेन लैंग ने डायरेक्टली अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट की और एग्जैक्टली उसकी एज बता दी, 23 साल और 6 महीने। लेकिन वो एल्डर सिस्टर कभी इस बात को एक्सेप्ट थोड़ी करती। गिगल, मैं तो अभी बस 18 की हूं। ये देखकर वहां खड़े स्काई एंड सी पवेलियन के दूसरे स्कॉलर्स ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम पिछले 18 सालों से यही कह रही हो कि तुम 18 की हो और आज भी 18 की ही हो। दोनों स्कॉलर्स की सच बोलने की हिम्मत तो नहीं थी, पर उन्होंने खांसते हुए दिमाग में सोचा, वैसे तो हम पर पूरा टाइम हुक्म चलाती हो, और अब जब एक थोड़ा सा हैंडसम बंदा दिख गया तो उसके ऊपर पूरी लट्टू हो गई। कहां गई तुम्हारी डिग्निटी और प्राइड? उन दोनों स्कॉलर्स को देखते ही ज़ांग यू ने अपना टोन और बिहेवियर तुरंत चेंज कर लिया। हे, ये किस बात की खांसी चल रही है यहाँ? ट्यूबरक्लोसिस हो गया है क्या? जाकर कहीं और खांसो। लिटिल ब्रदर, वो बुढ़े खांसकर हवा खराब कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। मैं तुम्हें कोई डिजीज थोड़ी ना लगने दूंगी। उस एल्डर सिस्टर ने शेन लैंग को यह भी बताया, सदर्न सी स्वॉर्ड किंग के अलावा आज तक कोई भी इस मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस को डिसाइफर नहीं कर पाया है। यहां तक कि एक ग्रैंड मास्टर ने भी यहां 1.5 साल लगाया और आखिर में हार मान ली। शेन लैंग जानता था वो इंसान और कोई नहीं बल्कि बिग फूल का मास्टर झोंग चोंग था। लेकिन शेन लैंग के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी टाइटेनियम एलॉय डॉग आइज का बस एक ही स्कैम काफी था। उसके बाद उसने सारी इंफॉर्मेशन सीधा अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर ली। इस टेक्निक की कम्प्लेक्सिटी देखने के बाद शेन लैंग को यह भी समझ आ गया कि क्यों सीक्रेट मैनुअल्स को डिसाइफर करने वाले लोग यूजुअली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी ही नहीं बचती। 1 घंटे बाद शेन लैंग ने सब कुछ परफेक्टली डिसाइफर कर लिया था। उसने एल्डर सिस्टर और बाकी सबको अलविदा कहा और काउंट्स मैंशन की तरफ वापस निकल गया। वापस आते हुए जिन मुलान को अपने हस्बैंड शेन लैंग से किसी और औरत की परफ्यूम की खुशबू आई। शेन लैंग थोड़ा घबरा गया और बहाने बनाने लगा, नहीं नहीं माय लेडी, तुम गलत समझ रही हो, ये तो उन जेड ब्रिक्स की स्मेल है। जब शेन लैंग सच बोलने को तैयार नहीं हुआ तो जिन मुलान गुस्से में दूसरे घोड़े पर चढ़ गई और शेन लैंग को अकेले छोड़ दिया। शेन लैंग जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा, माय लेडी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो औरत जबरदस्ती मेरे बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और यहां तक कि मेरी गोद में बैठना चाहती थी। मैंने उसे बहुत सख्त अंदाज में रोका, वरना इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते थे। जिन मुलान ने हल्के से नाक से कोड़ी। क्लियरली शेन लैंग की बकवास पर उसको 1% भी यकीन नहीं था। ये देखकर शेन लैंग ने अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। माय लेडी, अगर मैं अकेले राइड करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। शेन लैंग की इस फेकनेस से मजबूर होकर जिन मुलान को हाथ आगे बढ़ाकर शेन लैंग को पकड़ना ही पड़ा और शेन लैंग ने मौका देखते ही तुरंत जिन मुलान को अपनी बाहों में कस लिया और फिर उसने अपनी मीठी बातें दोबारा शुरू कर दी। माय लेडी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। बाकी सब औरतें रास्ते के किनारे उगे हुए जंगली फूलों की तरह हैं जिन्हें मैं शेन लैंग कभी नहीं तोड़ूंगा। ज्यादा से ज्यादा बस रैंडमली उनके पास से गुजर जाऊंगा और उनकी थोड़ी सी खुशबू ले लूंगा। जिन मुलान इन बातों से ब्लश करने लगी और उसकी शेन लैंग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये कैसा इंसान है जो चीटिंग करने जैसे गंदे काम को भी इतने रिफाइंड और एलिगेंट तरीके से बोल सकता है। जब शेन लैंग उसे और कसके पकड़ने लगा, जिन मुलान उसको हटने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी शेन लैंग ने उसकी तरफ ऊपर देखा और पूछा, माय लेडी, क्या तुम आज नहाई हो? पूरा दिन सफर करने के बाद नेचुरली जिन मुलान नहीं नहाई थी, जिसके जवाब में शेन लैंग ने एक बड़ा ही अजीब सा चिढ़ने वाला रिएक्शन दिया। जिन मुलान जल्दी से खुद को सूंघने लगी। मैं बस एक दिन नहीं नहाई, मुझमें से स्मेल कैसे आ सकती है? कुछ देर बाद एक लेक के पास शेन लैंग ने क्यूरियसली जिन मुलान से पूछा, माय लेडी, हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? जिन मुलान का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। नहाने के लिए, ताकि तुम मुझे डिसडेन ना करो, यू एंसेस्टर। इसी दौरान दूसरी तरफ झांग जी ने सू फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड अपने फादर को बता दिया और कुछ ही देर बाद हिडन ओरिजिन सोसाइटी का एनवॉय शू उनसे मिलने आया। उसने झांग चोंग से कहा, अगर तुम्हारा बेटा मेरी कजन से शादी कर ले तो वो अपने साथ बिना किसी शर्त के 100,000 गोल्ड कॉइन्स की डाउरी लेकर आएगी। लेकिन झांग चोंग ने मना कर दिया, हमारा सू फैमिली के साथ एक मैरिज एग्रीमेंट है और हम इसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ेंगे। फिर उसने अपने बेटे को वापस जाकर सू क्यानशन को कंफर्ट करने का ऑर्डर दिया। उसे कहना कि झांग फैमिली ना ही एंगेजमेंट तोड़ेगी और ना ही वादा खिलाफी करेगी। हिडन ओरिजिन सोसाइटी के एनवॉय ने भी पीछे से आवाज दी, तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। साइंस कहती है कि किसी इंसान के मेंटली टूटने के 48 आवर्स के अंदर ही वो सुसाइड के बारे में सोचता है। उसके बाद चाहे वो कितने भी डिस्पेयर में क्यों ना हो, वो मरने का ख्याल दिमाग से निकाल देगा। झांग जी थोड़ी देर चुप रहा और फिर हामी भरते हुए सिर हिलाया। तेज घोड़ा दौड़ाते हुए वो रात तक सू फैमिली के मैंशन वापस पहुंच गया। झांग जी को देखते ही सू क्यानशन तुरंत माफी मांगने लगी। झांग जी ने उसे संभाला, टेक इट इजी, सब ठीक है, ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो। सू क्यानशन उसकी इन बातों से बहुत इमोशनल हो गई। अगर झांग फैमिली ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है तो मैं परफेक्टली समझूंगी। मैं पब्लिकली ये डिक्लेयर कर दूंगी कि इसमें जो भी गलती थी वो सिर्फ मेरी थी। झांग जी ने ना में सिर हिलाया, पागल मत बनो डार्लिंग, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर उसने सू क्यानशन के सिर पर हाथ फेरा। क्यानशन, टेंशन मत लो, एक अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। सू क्यानशन उसकी बात मानकर आराम से सो गई। उसके बाद झांग जी सू क्यानशन के फादर यानी सू फैमिली के पेट्रियार्क से मिलने गया। कई दिनों से सोया न होने के बावजूद वो झांग जी को देखकर बहुत इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अपनी बातों में हार मानने से क्लियर इनकार कर दिया और वेस्टर्न रीजन मर्चेंट्स के साथ डील से मुकर जाने तक की बातें करने लगे। साथ ही उन्होंने झांग जी को प्रॉमिस किया, एक बार मिथिकल टर्टल काउंट तबाह हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज डिवाइड करने के बाद मुझे अपने हिस्से का एक पैसा नहीं चाहिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा सिर्फ तुम्हारे फादर को वो ऑफिशियल पोजीशन दिलाने के लिए। झांग जी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस अपने फादर इन लॉ को शांत रहने और अपनी मेडिसिन लेने की एडवाइस दी। जैसे ही सू फैमिली के पेट्रियार्क ने झांग जी के हाथों से वो दवाई पकड़ी और एक सांस में पी ली, अनएक्सपेक्टेडली अगले ही पल उनके बॉडी के हर छेद से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। लड़खड़ाती आवाज में वो बोले, दवाई, इसमें जहर था। फिर वो शॉक और कंफ्यूजन के साथ बोले, क्यों झांग जी क्यों?
अगर तुम चाहते तो मेरी बेटी को छोड़ सकते थे, तो मुझे क्यों मारा? फादर इन लॉ, मैं एक विडोवर बन सकता हूं, पर एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता। झांग फैमिली अपनी इंटेग्रिटी की बहुत वैल्यू करती है। ये एक सेंटेंस सुनकर सू फैमिली के पेट्रियार्क को सब कुछ साफ समझ आ गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और झांग जी को गुस्से से घूरा। तुम तो शेन लैंग से भी ज्यादा रूथलेस हो। मरने से पहले पेट्रियार्क को जेन्युइनली पछतावा हो रहा था कि उसने झांग चोंग जैसे एक खौफनाक भेड़िए के साथ रिश्ता ही क्यों बनाया। उसके बाद झांग जी ने एक नकली विल निकाली, उसे एक सेफ में रखा और वापस सू कियानशन के कमरे में चला गया। उसने सोती हुई सू कियानशन को देखा। उसके कांपते हुए हाथों ने आखिरकार सू कियानशन के खूबसूरत चेहरे को टच नहीं किया। उसने खामोशी से उससे कहा, कियानशन, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत खूबसूरत हो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता था। सो जाओ कियानशन। सो जाने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। जैसे ही झांग जी कमरे से बाहर निकला, डार्क कपड़ों में कुछ अनजान लोग सू फैमिली के पूरे कोर्टयार्ड में तेल छिड़कते हुए नजर आए। अगले ही पल एक भयानक आग ने सब कुछ इंस्टेंटली अपनी लपेट में ले लिया। और ये आग, जैसा कि झांग चोंग ने कहा था, ये था उनका तरीका एंगेजमेंट ना तोड़ने का। जल्दी ही उस जलते हुए घर के अंदर से सू कियानशन की दर्द भरी चीखें आने लगी। लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था और सू कियानशन के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डिसबिलीफ और डर में वो जोर से चिल्लाई, हस्बैंड, मुझे बचाओ, ये आग तुमने नहीं लगाई है ना? झांग जी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? झांग जी, तुम इतने जालिम हो, यहां तक कि शेन लैंग से भी ज्यादा क्रूअल हो। मैं ही अंधी थी जो तुम्हें पहचान नहीं पाई। एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ झांग जी वहां खड़ा मन ही मन बोला, कियानशन, जिंदगी बहुत दुख और तकलीफों से भरी है। एक अच्छी नींद लो और फिर तुम्हें और कोई दर्द नहीं होगा। सू फैमिली के रेजिडेंस पर लगी इस भयानक आग ने आखिरकार बाहर वालों का ध्यान खींच ही लिया और अगले दिन तक सू फैमिली की आग की खबर पूरी मिथिकल टर्टल सिटी में आग की तरफ फैल चुकी थी। सिटी लॉर्ड ने खुद हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स को आग बुझाने के लिए लीड किया और झांग जी ने भी आग की लपटों में घुसने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपनी फियांसे को बचा नहीं पाया। सू फैमिली के पेट्रियार्क सू कियानशन और सू फैमिली के थर्ड सन सब या तो आग में जलकर मर गए या उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक वक्त की इतनी बड़ी और अमीर सू फैमिली लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब उनके खानदान में सिर्फ पेट्रियार्क की एक अंधी बूढ़ी मां और एक 5 साल से छोटा बच्चा बचा था। झांग जी द्वारा बनाए गए उस नकली सुसाइड नोट ने सारा इल्जाम सीधा मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के शेन लैंग पर डाल दिया। झांग जी ने सू फैमिली के लिए एक बहुत ग्रैंड फ्यूनरल होस्ट किया। सू फैमिली का वो छोटा बच्चा ये सब सहन करने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए झांग जी ने खुद आगे बढ़कर एक वफादार बेटे का रोल अदा किया। वो मेमोरियल हॉल के आने वाले हर मेहमान के आगे घुटनों के बल बैठकर अपना रिस्पेक्ट पे करता रहा। यहां तक कि झांग चोंग ने भी इस फ्यूनरल को अटेंड किया और सू फैमिली के पेट्रियार्क की मां को पब्लिकली अपनी अडॉप्टिव मदर मान लिया, जिसने वहां मौजूद हर एक शख्स को हैरान कर दिया। मिथिकल टर्टल सिटी की अनरेस्ट सिर्फ सू फैमिली तक ही लिमिटेड नहीं थी। मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की टेरिटरी में भी कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके थे, जो वहां के विलेजर्स के साथ आगजनी, लूटपाट और मारकाट मचा रहे थे। उन्हें तुरंत काउंट्स मैंशन की पेट्रोलिंग कैवलरी ने स्पॉट कर लिया। इनसे पहले कि कोई और कुछ करता, स्कार वाले एक आदमी ने अपनी तलवार निकाली और उन गुंडों पर चार्ज कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके फुल फोर्स स्ट्राइक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लिया गया और ओपोनेंट की एक मॉकिंग स्माइल के साथ उसकी तलवार एक सेकंड में चकनाचूर हो गई और वो स्कार वाला आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। ये देखकर जिनस्वर्ड लेडी का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनकी ताकत के बीच इतना बड़ा गैप होगा। उन पायरेट्स की ब्रूटल और खतरनाक ऑरा के सामने भी जिनस्वर्ड लेडी ने बिल्कुल डर नहीं दिखाया और बैटल के लिए अपनी तलवार निकाल ली। हालांकि इस सीन ने पायरेट किंग के बेटे चू शिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसे जिनस्वर्ड लेडी का ये डिफाइंट और निडर अंदाज बहुत पसंद आया। एक जिद्दी औरत, मुझे पसंद आई, अब तुम मेरी हो। ये सुनते ही जिनस्वर्ड लेडी का चेहरा डिस्गस्ट से भर गया और उसने सीधा चू शिया पर अटैक कर दिया। चू शिया जोर से हंसा, डरो मत, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जैसे ही दोनों के बीच का फासला 2 मीटर से कम बचा, एक बड़ी सी जायंट सोर्ड आकर चू शिया की कर्व्ड ब्लेड से टकराई। पता चला कि ये नया आदमी जिन शुरिन था, मिथिकल टर्टल काउंट का टॉप एक्सपर्ट और काउंट्स मैंशन के प्राइवेट सोल्जर्स का डेप्यूटी कमांडर। इस टक्कर के बाद दोनों अपनी जगह से थोड़ा पीछे हटे। तभी चू शिया ने देखा कि खुद मिथिकल टर्टल काउंट वहां आ रहे हैं। उसने तुरंत मिथिकल टर्टल काउंट को अपने फादर इन लॉ कहकर बुलाया। फादर इन लॉ तशरीफ लाए हैं। चू शिया अपने फादर इन लॉ को अपना सम्मान पेश करता है। वैसे मेरी पत्नी मुलान कहाँ है? वो मुझे यहाँ ग्रीट करने क्यों नहीं आई? फादर जिन ने बिना कोई सीधा जवाब दिए माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, तुम यहाँ अभी क्यों आए हो जबकि अभी वक्त ही नहीं आया है? चू शिया ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर दिखाया, जिसका मतलब था कि वो यहाँ पैसों के लिए आया था। टोटल 100,000 गोल्ड कॉइन्स का कर्ज इसे 30 सालों में चुकाना था, जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलाकर हर साल 9,000 गोल्ड कॉइन्स देने थे। ये सब पिछले मिथिकल टर्टल काउंट और फ्यूरियस टाइड सिटी के बीच हुए पीस ट्रीटी में डिसाइड हुआ था। आप इस प्रीवियस मिथिकल टर्टल काउंट और फ्यूरियस टाइड सिटी के बीच के इस ट्रीटी को डिनाई तो नहीं करेंगे, है ना? असल में पिछले मिथिकल टर्टल काउंट ने अपने एंसेस्टर जिन शाओ जैसा बनने और पायरेट से लड़कर अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने के चक्कर में अपनी पूरी आर्मी और फ्लीट को पायरेट किंग के हाथों तबाह करवा लिया था। उसके बाद पायरेट किंग के लगातार और खतरनाक रिटेलिएशंस की वजह से पिछला मिथिकल टर्टल काउंट इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने फ्यूरियस टाइड सिटी के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिसमें उसने 100,000 गोल्ड कॉइन्स कॉम्पेंसेट करने का प्रॉमिस किया। पायरेट किंग को यह भारी कॉम्पेंसेशन देना, हिडन ओरिजिन सोसाइटी का बड़ा कर्ज चुकाना और 3,000 प्राइवेट सोल्जर्स को मेंटेन करना, इन सब ने काउंट्स मैंशन पर इतना बड़ा और भारी बर्डन डाल दिया था, वो भी आम लोगों को एक्सप्लॉइट किए बिना। अगर फादर जिन की गवर्नेंस कंजर्वेटिव और सख्त ना होती तो मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पिछले 20 सालों में दोबारा स्टेबलाइज कभी नहीं हो पाता। हालांकि उस नई पॉलिसी के अंडर मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन एक बार फिर से खुद को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पा रहा था। इस साल चू शिया का आना यूजुअल टाइम से पूरे 2 महीने पहले हो गया था। जैसे ही फादर जिन को शक हुआ कि कहीं पायरेट किंग और झांग चोंग आपस में मिले हुए तो नहीं है,
चोशिया ने दोबारा पूछा, मेरी पत्नी जिन मुलान कहाँ है? कुछ साल पहले वो एक मार्शल आर्ट्स कॉन्टेस्ट में मुझसे हार गई थी। हमारे समुद्री रूल्स के हिसाब से वो अब मेरी पत्नी है। मेरे सीने की तरफ देखो, यहाँ टैटू क्यों नहीं है? ये स्पॉट एक्सक्लूसिवली मुलान के लिए रिजर्व्ड है। भले ही मेरी आज तक सैकड़ों बल्कि हजारों औरतें रही हैं, पर किसी ने भी मेरे सीने की इस जगह को नहीं लिया। चोशिया की बॉडी पर बने सारे टैटूज उन औरतों के पोर्ट्रेट्स थे, और उसके 2 महीने पहले आने का असली रीजन ये था कि उसे ऑलरेडी न्यूज मिल चुकी थी कि मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन तबाह होने की कगार पर है। उसे डर था कि अगर वो 2 महीने और रुका तो उसकी पत्नी वहां नहीं होगी, और वो जिन मुलान जैसी अनपैरेलल्ड ब्यूटी को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। फादर जिन आगे एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहते थे, और उन्होंने जिन शुरेन को तुरंत अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। जिन शुरेन घोड़े पर सवार होकर चू शिया की तरफ तेजी से आगे बढ़ा। उनके भयानक क्लैश के मोमेंट में जिन शुरेन की जायंट स्वॉर्ड टूट गई और उसके सीने पर एक लंबा गहरा कट लग गया, जबकि चू शिया बिना किसी खरोच के सेफ रहा और उसने अपर हैंड गेन कर लिया। लेकिन उसका कीमती घोड़ा जिन शुरेन के हाथों मारा गया, जिसने चू शिया को एक्साइटमेंट के मारे जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया। जब वो दोनों दोबारा एक दूसरे को टॉन्ट करते हुए आमने सामने आए, तो पता चला कि चू शिया को पहले से पता था कि जिन मुलान ने शेन लैंग से शादी कर ली है। शेन लैंग को जान से मारने की चाहत के अलावा उसने इस बात पर और कोई इमोशन शो नहीं किया। अब जब जिन मुलान वहां नहीं थी, उसने फादर जिन से तुरंत पैसे पे करने की डिमांड की। फादर जिन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें शेन लैंग के वर्ड्स याद आए थे, चू शिया को अभी मारना नहीं चाहिए। वो झांग चोंग के खिलाफ एक बहुत बड़ा एसेट था, एक ऐसा ट्रेजर जो उन्हें न्यू पॉलिसी से बचने में मदद कर सकता था। इसलिए सही वक्त आने तक उसे जिंदा रखना जरूरी था। इसलिए फादर जिन ने 3000 गोल्ड कॉइन्स मंगवाकर चू शिया को दे दिए और कहा कि बाकी के 6000 गोल्ड कॉइन्स कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने पर दिए जाएंगे। चू शिया ने मना नहीं किया, और वहां से जाने से पहले उसने जिन स्वॉर्ड लेडी पर एक आखिरी नजर डाली, फिर अपने बंदों के साथ वापस चला गया। इसी दौरान किसी दूसरी झील के किनारे जिन मुलान ने अपनी गोद को शेन लैंग के लिए तकिए की तरह रखा हुआ था, और शेन लैंग उसे मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस को तोड़ने का तरीका समझा रहा था। जिन मुलान तुरंत स्ट्रेट होकर बैठ गई, पूरे ध्यान से सुनने के लिए। जो लोग मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें हर दिन एक स्पेशल मेटालिक पाउडर खाना पड़ता है, जो स्पेशली आसमान से गिरे हुए मीटियोरिक आयन से बनता है। इस वजह से उनकी बॉडी में स्पेशल मेटल का एक बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाता है, जो एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जब वो अपनी इनर स्ट्रेंथ और ट्रू एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसमें नेचुरल मैग्नेटिज्म होती है। इसलिए मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस की स्वॉर्ड टेक्निक बिल्कुल एक टोर्नेडो की तरह होती है। वो नेचुरल मैग्नेटिज्म उसकी रेंज के अंदर आते ही तुम्हारी तलवार की मूवमेंट्स को डिस्टर्ब कर देता है। तुम इंस्टेंटली उस टेम्पेस्ट से पीछे धकेल दी जाती हो। और ऊपर से तांग यान का 10 सालों से ज्यादा का स्वॉर्ड्समैनशिप का एक्सपीरियंस है, उसकी स्किल बहुत डीप है। जब तक तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ टैंग यान से कई गुना ज्यादा एक्सीड न कर जाए, इसका ओपनली कोई सोल्यूशन नहीं है। ये सब सुनकर जिन मुलान जब और ज्यादा टेंस होने लगी, तो शेन लैंग ने उसे रिलैक्स करने का इशारा किया। इसको तोड़ने का मेथड सीखने में तुम्हें 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस का सीक्रेट लाइट और डार्क में डिवाइडेड है। आगे का हिस्सा स्वॉर्ड टेक्निक सिखाता है और पीछे का हिस्सा उसे तोड़ने का मेथड बताता है। इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। एक टोर्नेडो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उसकी आई सबसे सेफ जगह होती है। मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस की टोर्नेडो स्टॉर्म की भी एक आई होती है। उस आई को ढूंढने से मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस आसानी से टूट जाता है। और सबसे क्रूशल बात, तांग यान के साथ बैटल के वक्त तुम्हें स्ट्रिक्टली एक वुडन सोर्ड यूज करनी होगी। जिन मुलान ये सब डीपली समझने के बाद अस्टॉनिशमेंट से देख रही थी, और अब उसको एग्जैक्टली समझ आ गया था कि क्यों इस जनरेशन के स्वॉर्ड किंग ने अपनी ही पत्नी को मारना चाहा था। क्योंकि अगर एक बार इस टेक्निक को तोड़ने का मेथड दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, तो सदर्न सी स्वॉर्ड आइलैंड का सारा डोमिनेंस पल भर में चूर चूर हो जाएगा। जिन मुलान का खूबसूरत चेहरा शेन लैंग को इतनी एडमिरेशन से देखते हुए ब्लश करने लगा, और फिर वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और उसने आगे बढ़कर शेन लैंग को किस कर लिया। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया, तो बेचारी जिन मुलान शर्म से लाल होकर जल्दी से वहां से चली गई। 3 दिन ऐसे ही पलक झपकते गुजर गए। सू फैमिली का फ्यूनरल कंप्लीट हो चुका था। सू फैमिली के हेड और सू कियानशन को दफनाने के बाद झांगजी रोने और सौरों का इतना बड़ा नाटक करता रहा कि वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर सू फैमिली की ग्रैंडमदर खुद आगे आई और उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट निकाल लिया, ताकि वो डाउरी वापस करके मैरिज कैंसिल कर सकें। लेकिन ठीक उसी वक्त होश में आया हुआ झांगजी उनसे इनकार करने लगा। उसने मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथों से छीन लिया और घसीटते हुए सू कियानशन की कब्र तक गया, और वहां जोर से चिल्लाते हुए डिक्लेयर किया, पहला बाव आसमान और जमीन को, दूसरा बाव इस पवित्र जगह को, और अब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बाव करते हैं। आज से कियानशन मेरी फियांसे नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी भर की ऑफिशियली वेडेड वाइफ है, हमेशा के लिए। उसके इस एक्टिंग परफॉर्मेंस के बाद मिथिकल टर्टल सिटी के हर एक इंसान ने झांगजी की तारीफें करना शुरू कर दी। सबकी नजरों में झांगजी सच में एक बहुत डीप लव और लॉयल्टी वाला आशिक बन चुका था। उसी रात सू फैमिली की टूम के पास 2 टूम रॉबर्स आए, जो सू फैमिली के हेड की कब्र को खोद रहे थे ताकि अंदर का सामान चुरा सकें। लेकिन जब उन्होंने कॉफिन खोला तो उन्हें तगड़ा झटका लगा। वहां बैरियल आइटम का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। वो लोग एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से में गालियां देते हुए वहां से चले गए, और उसके तुरंत बाद एक दूसरा साया वहां पहुंचा। उस शख्स ने सू फैमिली के हेड की डेड बॉडी को वापस कॉफिन में रखा, उसे कवर किया और रोते हुए शवल से मिट्टी वापस डालनी शुरू कर दी। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सू कियानशन थी, जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। उसने वहां एक भयानक कसम खाई कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, सू फैमिली का बदला जरूर लेगी। असल में सू कियानशन के बेडरूम में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर था, जिसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स छुपाने के लिए यूज किया जाता था। शेन लैंग के दिए हुए डाई फॉर्मूला का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहीं था। वेस्टर्न रीजन मर्चेंट्स के इंसिडेंट के बाद सू कियानशन को तुरंत शेन लैंग पर शक हुआ था कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जरूर कोई ट्रिक खेली होगी, इसलिए वो चुपके से फॉर्मूला क्लियरली चेक करने गई थी। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब उसने उस फॉर्मूला का पिछला पेज पलट कर देखा, तो वहां बड़ा बड़ा लिखा था, झांगजी विल किल यू। हालांकि उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि उसने ये वर्ड्स पहले क्यों नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी सू कियानशन को लगा कि ये शेन लैंग की कोई डिवाइसिव टैक्टिक है।
फिर भी उसने प्रिकॉशन के तौर पर सीक्रेट चेंबर में खाना और पानी स्टोर कर लिया था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि झांग जी इतनी तेजी और इतनी बेरहमी से एक्शन लेगा। बेड के पास कहे गए वो प्यार भरे वर्ड्स और फिर वो भयानक आग, उन दोनों चीजों ने सू कियानशन के दिल को बुरी तरह तोड़कर रख दिया था और उसे अपने फादर को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। सू कियानशन ने अपने पीने के लिए रखे पानी से अपने कपड़े भिगोए और उनको यूज करके क्रैक्स से आने वाले गाढ़े धुएं को रोक दिया। वो आग पूरे 2 घंटे तक जलती रही और सीक्रेट चेंबर के अंदर की हवा धीरे धीरे खत्म होने लगी। डर और डिस्पेयर ने सू कियानशन को पूरी तरह घेर लिया था और अनगिनत बार उसे लगा कि वो यहीं घुटकर मर जाएगी। शायद वो सिर्फ नफरत ही थी जिसने उसे जिंदा रखा। ये नफरत शेन लांग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि झांग चोंग, झांग जी और खुद अपने आप के खिलाफ थी। सू फैमिली अब इनके लिए सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी और झांग फैमिली, जिन्हें क्रूअल ऑफिशियल्स कहलाने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मॉरल कंडक्ट का नाटक मेंटेन रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली एक हाफ ब्लाइंड बुढ़े और एक मासूम बच्चे को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो लोगों के सामने डीप लव और लॉयल्टी का ड्रामा रच सकें। जिंदा बच निकलने वाली सू कियानशन ने यह पूरा नजारा अपनी आंखों से देखा और वो इस सब से अंदर ही अंदर आग की तरह जलने लगी। सू फैमिली से निपटने के बाद प्रीफेक्ट झांग चोंग और सदर्न जर्नी प्रोविंस का एनवॉय यान वुक्सन मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पहुंचे। वो मिथिकल टर्टल काउंट और जिन हाई काउंट के बीच के रिश्ते को मीडिएट आए थे। फादर जिन झांग चोंग की इस झूठी काइंडनेस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते थे और झांग चोंग ने भी ये नाटक ज्यादा देर हाइड नहीं किया और वहां से चला गया। आखिरकार उसका ये विजिट सिर्फ दिखावे के लिए था। मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन को कंप्लीटली तबाह करने का हॉर्न अब ऑफिशियली बच चुका था, जिसकी शुरुआत आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के डिस्प्यूट से होनी थी। उसी रात मिथिकल टर्टल सिटी में जल्दी ही कर्फ्यू लग गया। सॉवरन द्वारा भेजे गए कुछ लोगों की एक टीम मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। काउंट्स मैंशन की पूरी फैमिली उन्हें वेलकम करने के लिए बाहर अपने घुटनों पर बैठी थी। कुछ देर बाद एक बहुत ही लग्जूरियस और शाही कैरेज वहां रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। इस शख्स का स्टेटस बहुत बड़ा था। ये सॉवरन का 4th प्रिंस था, जिसके पीछे सदर्न जर्नी प्रोविंस का गवर्नर शू रोंग भी चल रहा था। फादर जिन ये सब देखकर टोटली शॉक्ड थे। हमारे मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन का मसला सॉल्व करने के लिए इन्होंने सीधा एक प्रिंस को भेज दिया। 4th प्रिंस ने आते ही काउंट्स मैंशन के लोगों पर एक नजर डाली। खासकर जिन मुलान पर उसकी नजर थोड़ी देर के लिए ठहर गई। फिर उसने सबको खड़े होने का इशारा किया और काउंट्स मैंशन के मेन हॉल की तरफ चल दिया। उसने जोरों से अनाउंस किया, हिज मैजेस्टी की डिक्री है, मिथिकल टर्टल काउंट, घुटनों पर आकर इसे रिसीव करो। उस डिक्री का मेन पॉइंट ये अनाउंस करना था कि आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के डिस्प्यूट को अब 4th प्रिंस पूरी तरह से अपनी निगरानी में प्रिसाइड करेगा। भीड़ को स्कैन करने के बाद जब 4th प्रिंस को वहां शेन लांग नजर नहीं आया तो उसने पूछा, शेन लांग कहां है? क्या वो मिथिकल टर्टल काउंट का स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है? यूनिक ने अपने मास्टर का इशारा समझते हुए फादर जिन से पूछा, मिथिकल टर्टल काउंट, आपका सन इन लॉ शेन लांग यहां क्यों नहीं है? फादर जिन ने स्मूथली एक्सप्लेन किया, शेन लांग की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसे डर था कि कहीं उसकी बीमारी 4th प्रिंस को न लग जाए, इसलिए वो बाहर नहीं आया। ये सुनकर 4th प्रिंस ने मीनिंगफुली हम किया, मैं और गवर्नर एक्सयू यहां सिर्फ सुनने आए हैं, बोलने नहीं। आप लोग ओपनली कुछ भी बोल सकते हैं। अगले ही पल जिन हाई काउंट ने एंशिएंट बुक्स और पुराने डॉक्यूमेंट्स एज एन एविडेंस पेश किए, ये प्रूव करने के लिए कि आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन ओरिजिनली उनकी तैंग फैमिली को बिलोंग करता है। फिर उसने 4th प्रिंस की तरफ देखकर उनसे इंसाफ की गुजारिश की। 4th प्रिंस ने स्लोली नॉट किया। तंग फैमिली अब भी एक सब्जेक्ट्स की ड्यूटी को अच्छी तरह समझती है। फिर वो मिथिकल टर्टल काउंट की तरफ घूमा। इन एंशिएंट बुक्स में ओपनली रिकॉर्डेड है कि जिन हाई काउंट ही आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के असली ओनर है और लीगल और रीजनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफेक्टली वैलिड है। मिथिकल टर्टल काउंट, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? फादर जिन ने विदाउट एनी हेजिटेशन स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया, हम स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट करते हैं। इस बात ने 4th प्रिंस को तुरंत नाराज कर दिया। तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और तुम फिर भी खाली हाथ आकर ऑब्जेक्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें यहाँ के रूल समझ नहीं आते? लेकिन जिन मुलान ने भी अपना स्टांस क्लियर कर दिया। एक बुचर पिग को काटने वाला होता है और फिर वही बुचर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो पिग मरने से पहले उसके आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे। प्लीज हमें माफ करें, पर हम ये ड्रामा नहीं कर सकते। यूके किंगडम के कानून के अनुसार एक वेसल होने के नाते हमारी फैमिली के पास अपने इंडिपेंडेंट डिफेंस का पूरा हक है। यहां तक कि अगर खुद फ्यूडल लॉर्ड भी यहां आ जाए तो उसके पास काउंट्स मैंशन के डिफेंस को टेक ओवर करने का कोई राइट नहीं है। पर अब लगता है कि सैकड़ों सालों बाद हमारे एंसेस्टर्स के बनाए गए कानून यहां किसी पर अप्लाई नहीं होते। 4th प्रिंस की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉन्फ्रंटेशन इतनी जल्दी एस्केलेट हो जाएगा। इस क्रिटिकल मोमेंट पर फादर जिन ने जिन हाई काउंट से पूछा, ब्रदर टैंग, क्या हम इस मसले पर अपनी स्टडी में प्राइवेट डिस्कशन कर सकते हैं? ये देखकर कि 4th प्रिंस ने उन्हें मना नहीं किया, जिन हाई काउंट ने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली स्टडी रूम के अंदर उनका सामना शेन लांग से हो गया। शेन लांग ने डायरेक्टली बात शुरू की। आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन को हमारी जिन फैमिली के एंसेस्टर्स ने अपने खून से प्रोटेक्ट किया था। उस वक्त ये जिन हाई मार्किस ही था जो खुद अपने घुटनों पर बैठकर हमारे एंसेस्टर जिन शाओ के आगे गिड़गिड़ाया था ताकि वो अपने ट्रूप्स भेजें, और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वो आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन हमारी जिन फैमिली को गिफ्ट कर देंगे। मैं तो अभी अपनी फैमिली की उस लाइफ सेविंग ग्रेस का जिक्र भी नहीं कर रहा जो उन्होंने आपकी फैमिली को दी थी। तो आप बताइए, जो वादा किया गया था अब आप उससे मुकर क्यों रहे हैं? ये सीधी बातें सुनकर जिन हाई काउंट का चेहरा बहुत डार्क और गुस्से वाला हो गया। तांग यान का बड़ा भाई तांग यून बेशर्मी से बीच में बोला, 100 साल पहले आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन जिन फैमिली को दिए जाने का क्या तुम्हारे पास कोई सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट या एविडेंस है? ओरिजिनली इस कॉन्ट्रैक्ट की एग्जैक्टली 3 कॉपीज बनी थी। एक जिन हाई काउंट्स मैंशन के पास, एक सॉवरन के पास और आखिरी मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के पास थी। बदकिस्मती से एंसेस्टर जिन शाओ की अचानक मौत के बाद वो कॉपी मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन से कंप्लीटली गायब हो गई थी। शेन लांग ने शांति से जवाब दिया, ठीक है, हम इन पुरानी बातों को साइड में रख देते हैं। अगर मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन इस नई पॉलिसी के अंडर कंप्लीटली तबाह हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो आग एक दिन आप तक नहीं पहुंचेगी?
इसलिए हमारी दोनों फैमिलीज को प्रैक्टिकली यूनाइट हो जाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन तांग यून ने सिर्फ एरोगेंस से जवाब दिया, मेरी बला से, मेरे मरने से बेहतर है कि तुम मरो। शेन लैंग वाकई में हैरान रह गया था कि इस दुनिया में भी बेटर हिम देन मी जैसे मुहावरे एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसने चेहरे पर बहुत हेल्पलेस और परेशान एक्सप्रेशन लाते हुए जिन हाई काउंट से पूछा, क्या हमें वाकई में एक दूसरे को तबाह करने तक ब्लड बाथ फाइट करनी पड़ेगी? जिन हाई काउंट ने मुंह पर बोल दिया, मैं टांग यान हमेशा से अपने देश और अपने एम्परर के लॉयल रहा हूं। मैं तुम जैसे लोगों के साथ एसोसिएटेड होने में खुद पर शर्म महसूस करता हूं। टांग यून जोर से हंसा, शेन लैंग, हमें तुम्हारे सर्वाइवल गेम और जिंदा बचने की तड़प की पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पर अब तुम्हारी जिन फैमिली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। शेन लैंग ने और भी ज्यादा लाचारी और फेक मजबूरी दिखाते हुए फाइनली नेगोशिएट करना शुरू किया। चलो ठीक है, हम आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन से निकलने वाले आयन की बात करते हैं। हर साल इसका 60% आपको मिलेगा और 40% हम रखेंगे। टांग यून ने सिर्फ लाइटली चकल किया और फिर अपने फादर के साथ वहां से स्टडी रूम के बाहर निकल गया। उनके जाने से ठीक पहले शेन लैंग ने उन्हें रोकने के लिए एक बहुत प्लीडिंग और डेस्परेट डिमीनर दिखाया, लेकिन जैसे ही वो दोनों रूम से पूरी तरह बाहर गए, शेन लैंग ने सीधा जमीन पर घिन से थूक दिया। असल में शेन लैंग ये सब पूरे टाइम से सिर्फ एक ड्रामा एक्ट कर रहा था और उसके इस लाचार डिमीनर ने जिन हाई काउंट और उनके बेटों को सक्सेसफुली मिसगाइड कर दिया था। उन्हें अब क्लियरली ये लगने लगा था कि शेन लैंग के रिसोर्सफुलनेस और क्लेवर होने की अफवाहें सिर्फ एग्जैजरेटेड और झूठी थीं। वो असल में सिर्फ एक जंपिंग क्लाउन था जो सर्वाइव करने के लिए मखौल बना घूम रहा था, और इसी वजह से शेन लैंग के खिलाफ उनकी सारी कॉशन कंप्लीटली खत्म हो गई। कुछ देर बाद शेन लैंग मेन हॉल में फादर जिन को ज्वाइन करने चला गया। फोर्थ प्रिंस ने एक नजर शेन लैंग पर डाली और फिर जिन हाई काउंट की तरफ देखा। उसे क्लियरली समझ आ गया कि मीडिएशन पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो क्या हम अब अपने यूजुअल पुराने ट्रेडिशन से प्रोसीड करें? दोनों पार्टीज को इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। उसके बाद फोर्थ प्रिंस ने डायरेक्टली इंपीरियल डिक्री पढ़नी शुरू की। इस बार आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये कॉम्पिटिशन आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की ओनरशिप को परमानेंटली डिसाइड कर देगा। आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की इस फाइनल बैटल में 3 मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला एक पढ़ाई और दिमागी कॉन्टेस्ट जिसके क्वेश्चंस डायरेक्टली द सॉवरेन सेट करेंगे। दूसरा मुकाबला दोनों फैमिलीज के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के बीच एक 1-on-1 ड्यूल। तीसरा मुकाबला दोनों साइड्स अपनी तरफ से 100 सोल्जर्स भेजेंगी जो तब तक बैटल करेंगे जब तक एक साइड पूरी तरह अनाइलेट ना हो जाए या फिर सरेंडर ना कर दे। हालांकि सबसे बड़ी शर्त यह है कि लिटरेरी और मार्शल कॉन्टेस्ट पर्सनली दोनों फैमिलीज के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स द्वारा लड़े जाएंगे। किसी भी आउटसाइडर को इनकी जगह रिप्लेस करने की स्ट्रिक्टली इजाजत नहीं है। ये सुनते ही सभी का दिल बैठ गया, क्योंकि सब जानते थे कि जिन फैमिली का लिटरेरी और मार्शल दोनों कंटेस्ट में हारना लगभग 100% तय था। जिन मुतोंग और जिन मुलान की स्किल्स किसी भी एंगल से तंग यून और तंग यान को मैच नहीं कर सकती थीं। इसलिए आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का डिस्प्यूट अभी से मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के लिए एक कंप्लीटली हारा हुआ गेम लग रहा था। और इन्हीं शर्तों के साथ मिथिकल टर्टल काउंट और जिन हाई काउंट दोनों ने आगे बढ़कर उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना स्टैंप लगा दिया, ये कंफर्म करते हुए कि ये एग्रीमेंट अब बिल्कुल इररिवोकेबल है। इसी दौरान मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की टेरिटरी के एक गांव में अपनी फैमिली की तबाही झेलने के बाद सू कियानशन अब अपनी सू फैमिली का बदला लेने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड थी। इस मकसद के लिए वो शेन लैंग से भी मदद मांगने को तैयार थी, जिसे उसने हमेशा नीची नजरों से देखा था। लेकिन जब सू कियानशन काउंट के डोमेन में एक गांव की तरफ जा रही थी तो उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसे आगे से कुछ शोर सुनाई दिया और वो चुपके से आगे बढ़ी ताकि सीन इन्वेस्टिगेट कर सके। उसके सामने जो नजारा था उसने उसे शॉक करके रख दिया। फ्यूरियस टाइड सिटी के पायरेट्स गांव के उस कुएं में डेड बॉडीज फेंक रहे थे जहां से गांव वाले पानी पीते थे ताकि वो वहां प्लेग फैला सके। इस हरकत की वजह से मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की टेरिटरी में हजारों लोग मारे जाते। सू कियानशन ने अपने दिल में इन पायरेट्स को जानवर कहकर गालियां दी, पर वो जानती थी कि वो सिर्फ एक कमजोर औरत है और इन पायरेट्स को रोक नहीं सकती। वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन गलती से उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। जब तक सू कियानशन को अपनी गलती का एहसास होता, पायरेट्स उसे पूरी तरह घेर चुके थे। सू कियानशन को इतनी खूबसूरत देखकर वो पायरेट्स तुरंत एक्साइट हो गए और उसकी तरफ बढ़ते हुए उनके चेहरों पर घिनौनी और लालची स्माइल आ गई। सू कियानशन ने तुरंत सिचुएशन को हैंडल करते हुए उनसे अर्जेंटली पूछा, मुझ जैसी अनपैरेलल्ड ब्यूटी को पाकर तुम लोग मुझे अपने यंग मास्टर के पास पेश क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें बुरी मौत मरने से डर नहीं लगता? पायरेट्स का मोटा लीडर आगे आया। उसने सू कियानशन को उसकी गर्दन से पकड़ा और बोला, हम बस यंग मास्टर को कुछ बताएंगे ही नहीं और अपना काम होने के बाद तुम्हें जान से मार देंगे। सू कियानशन ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और लॉजिकली आर्ग्यू किया, तुम 15 पायरेट्स में 3 औरतें भी हैं, क्या वो भी मेरे साथ सोएंगी? क्या वो भी तुम्हारे साथ इस खतरे में पड़ने को तैयार हैं? और अगर वो इसमें शामिल नहीं भी होती तो क्या तुम गारंटी ले सकते हो कि वो लोग तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेंगी? वो भारी भरकम पायरेट लीडर उसकी इन बातों से थोड़ा घबरा गया। उसे याद आया कि पहले भी एक बार किसी ने उनके यंग मास्टर को एक ब्यूटी पेश नहीं की थी और जब सच सामने आया तो उसकी जिंदा खाल उधेड़ दी गई थी। बहुत रिलक्टेंटली उन्होंने अपनी ठरक को कंट्रोल किया और सू कियानशन को अपने यंग मास्टर के पास ले जाने का फैसला किया। सू कियानशन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मैंने अभी तक अपनी फैमिली का बदला नहीं लिया है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। उसने सोचा कि अगर शेन लैंग ऐसी सिचुएशन में होता तो वो क्या करता, और उसने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने एक्टिंग की जैसे उसके एंकल में मोच आ गई हो और वो जमीन पर गिर पड़ी। गिरते वक्त उसके पास जो कुछ गोल्ड कॉइन्स थे वो जमीन पर बिखर गए। सोना देखते ही पायरेट्स की आंखें चमक उठीं। वो लीडर तुरंत आगे बढ़ा और सू कियानशन को पकड़कर पूछा, तेरे पास इतने सारे गोल्ड कॉइन्स कहां से आए? सू कियानशन ने रोते हुए जवाब दिया, मैं बस एक आम सी अमीर फैमिली की लड़की हूं। लीडर को इस बात पर यकीन नहीं आया। एक आम सी फैमिली की लड़की के पास इतने गोल्ड कॉइन्स कैसे हो सकते हैं, और वो कर्फ्यू के टाइम अकेले कहां घूम रही है? फिर उसने अपना चाकू सू कियानशन के कान के पास रखा और धमकाया, सच बोल वरना तेरा कान काट दूंगा। सू कियानशन ने डरने की एक्टिंग करते हुए अपनी असली आइडेंटिटी बता दी कि वो सू फैमिली की मिस है।
लीडर को लगा कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि सब जानते थे कि सू कियानशन अपने घर की आग में जलकर मर चुकी थी। उसने उसे जोर से लात मारी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक फीमेल पायरेट आगे आई और उसने सू कियानशन को पहचान लिया, क्योंकि उसने पहले की ट्रांजैक्शंस में उसे कई बार देखा था। ये कंफर्म होने के बाद लीडर और भी ज्यादा एक्साइट हो गया। उसे शक हुआ कि सू कियानशन जरूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट जानती है। सू कियानशन, आधी रात को तुम कहां जा रही थी? सू कियानशन ने बहुत पिटीबल सी शक्ल बनाकर कहा, मैं सू फैमिली के एक सीक्रेट ट्रेजरी से थोड़े पैसे निकालने जा रही थी ताकि मैं यहां से बहुत दूर भाग सकूं। जब लीडर को पता चला कि उस ट्रेजरी में लगभग 30,000 गोल्ड कॉइन्स हैं, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने गोल्ड के साथ मैं भला एक पायरेट बनकर क्यों रहूंगा? उसने तुरंत अपने साथियों से कहा, इन पैसों से हम रिटायर हो सकते हैं और आराम से लैंडलॉर्ड्स बन सकते हैं। गोल्ड के लालच ने उस लीडर को पूरी तरह अंधा कर दिया था और अब उसे सू कियानशन में एज अ वुमन कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था। सू कियानशन, हमें उस सीक्रेट ट्रेजरी तक ले चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। कुछ ही देर बाद वो सब लोग सू फैमिली के जले हुए घर के पास एक खंडहर बन चुके वेयरहाउस में पहुंचे। सू कियानशन ने एक सीक्रेट पैसेज खोला और पायरेट्स को अंदर ले गई। जल्दी ही उन्हें वहां कुछ ट्रेजर चेस्ट्स दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उन्हें उसमें बहुत ही कम गोल्ड कॉइन्स मिले। गुस्से से पागल होते हुए उस मोटे पायरेट ने सू कियानशन को पकड़ा और चिल्लाकर बोला, कहां है वो 30,000 गोल्ड कॉइन्स? सू कियानशन ने एक बड़े से पोर्सलन के जार की तरफ इशारा किया, ये बताते हुए कि गोल्ड कॉइन्स उसके अंदर हैं। पायरेट्स ने तुरंत अपने चाकू से उस जार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जार बहुत ज्यादा हार्ड था। जब वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि इसे कैसे तोड़ा जाए, सू कियानशन ने मौका देखा और वहां से चुपचाप भागना शुरू कर दिया। वो मोटा पायरेट एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा उठाकर लाया और उसने पूरी ताकत से उस पोर्सलन जार पर दे मारा। अगले ही पल उस सेलर के अंदर से भयानक और दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। ये जगह कोई सीक्रेट गोल्ड ट्रेजरी नहीं थी, बल्कि ये वो जगह थी जहां सू फैमिली अपना सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर करती थी। प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से और बहुत लंबे टाइम तक स्टोर होने के कारण उस जार के अंदर का सल्फ्यूरिक एसिड बहुत हाई प्रेशर में था। जैसे ही उन पायरेट्स ने उस जार को तोड़ा, वो कंटेनर एक भयानक ब्लास्ट के साथ फट गया। सेलर से बाहर निकलने के बाद सू कियानशन ने तुरंत एग्जिट का दरवाजा ब्लॉक कर दिया। अंदर से आती उन पायरेट्स की गालियों और तड़पती हुई चीखों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब सब कुछ ठीक से शांत हो गया तो सू कियानशन अंदर ही अंदर थोड़ा हिल गई। मैंने लोगों को मार दिया। फिर उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने अकेले 5 पायरेट्स को मार दिया। मैं खुद उस ट्रैप से बचकर निकल आई। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया था। जब सू कियानशन सेलर से बाहर निकली तो सुबह हो चुकी थी। उस मोमेंट पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन था जब उसने मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की तरफ देखा। दूसरी तरफ शेन लैंग ने आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के डिस्प्यूट के लिए पूरी और परफेक्ट प्रिपरेशंस कर ली थी। शुरुआत होती है लिटरेरी कॉन्टेस्ट से। इसमें जिन वुतोंग को तांग युन के सामने एक पॉलिसी एसे और एक पोएम ड्राफ्ट करनी थी। शेन लैंग ने अपने दिमाग के विजडम डेटाबेस में एंशिएंट मास्टरपीसेस को सर्च किया और जिन वुतोंग के लिए 19 पोटेंशियल टॉपिक्स तैयार किए। साथ ही उसने 130 इमॉर्टल पोएम्स को ऑर्गेनाइज किया ताकि जिन वुतोंग उनसे इंस्पिरेशन ले सके। जिन वुतोंग के लिए ये एक बहुत टफ चैलेंज था, लेकिन काउंट्स मैंशन की सर्वाइवल को देखते हुए उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। जिन मुलान के मार्शल कॉन्टेस्ट को लेकर कोई बड़ी टेंशन नहीं थी। आखिरी और सबसे बड़ा एस्पेक्ट था मिलिट्री कॉन्टेस्ट। काउंट्स मैंशन की पिछली 40 लगातार हारों को एनालाइज करने के बाद शेन लैंग ने उन हारों का रूट कॉज पहचान लिया था। इक्विपमेंट में एक बहुत बड़ा गैप होना, लेकिन शेन लैंग की इंटरवेंशन के बाद अब सब कुछ बदलने वाला था। अपने मेटलर्जी डेटा का यूज करते हुए शेन लैंग ने फोर्जिंग की नई और इंप्रूव टेक्निक्स डेवलप की। जिन शुरेंग के हाथ में जो वॉर ब्लेड थी, वो शेन लैंग की टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स का ही रिजल्ट थी। जब फादर जिन ने उसकी क्वालिटी टेस्ट की तो वो कंप्लीटली एस्टोनिश्ड रह गए। उन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया जिसमें शेन लैंग की बनाई हुई वॉर ब्लेड का मुकाबला उस ब्लेड से किया गया जो जिन हाई काउंट के सोल्जर्स यूज करते थे। जिन हाई काउंट वाली ब्लेड लगभग टूटने वाली हो गई थी, जबकि एक आर्मर प्लेट जिस पर फादर जिन ने स्ट्राइक किया था वो बीच में से 2 हिस्सों में फट गया। इसके अगेंस्ट शेन लैंग की टेक्निक से बनाए गए आर्मर पर सिर्फ एक माइनर सा स्क्रैच आया था। ये देखकर फादर जिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शेन लैंग ने अपने प्लान्स में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहला स्टेप, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का डिस्प्यूट जीतना। दूसरा स्टेप, क्लिफ वॉच आइलैंड और हिडन ऑरिजिन सोसाइटी का यूज करके एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करना। तीसरा स्टेप, स्लॉटर पिग स्ट्रैटेजी, क्लिफ वॉच आइलैंड को एक बेट और एक ट्रैप की तरह यूज करना ताकि उन सब एनिमीज को खत्म किया जा सके जो जिन फैमिली पर बुरी नजर रखते थे। आखिरी स्टेप, स्टॉर्मी वेव स्ट्रैटेजी, जिसका एम था झांग चोंग को हराना और इस न्यू रिजीम के थ्रेट को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज कर देना। जब शेन लैंग आराम से सोच रहा था कि जिन मुलान इस सब के बाद उसे कैसे रिवॉर्ड देगी, तभी बटलर ने आकर रिपोर्ट की कि सू कियानशन शेन लैंग से मिलना चाहती है। शेन लैंग हल्के से मुस्कुराया, तो ये औरत आखिर मरी नहीं। सू कियानशन अब अपने दुश्मन शेन लैंग के सामने खड़ी थी। उसकी कभी इतनी पैम्पर की जाने वाली बॉडी पर अब कई सारे स्कार्स थे, पर फिर भी वो अनफेज्ड लग रही थी। शेन लैंग से मिलते ही उसने तुरंत इन्फॉर्म किया, काउंट की टेरिटरी के सभी गांवों के कुओं में पायरेट्स ने जहर मिला दिया है ताकि वो यहां प्लेग फैला सके। ये सुनते ही शेन लैंग ने तुरंत जिन शुरेन को एक्सपर्ट्स लीड करने का ऑर्डर दिया ताकि वो उन पायरेट्स को मार गिराएं। जहरीले कुओं को आइडेंटिफाई करके उन्हें लाइम से सील कर दें, इससे पहले कि काउंट्स मैंशन नए कुओं के लिए फंड्स एलोकेट करे। जिन मुलान ने भी इस मिशन को ज्वाइन किया, जिसके बाद वहां सिर्फ सू कियानशन और शेन लैंग अकेले रह गए। सू कियानशन थोड़ा अनईजी होते हुए बोली, मेरी वार्निंग ने काउंट्स मैंशन की टेरिटरी में बहुत लोगों की जान बचाई है। शेन लैंग, अब तुम पर मेरा एक एहसान है। तभी शेन लैंग ने अचानक पॉइंट पर आते हुए कहा, सू कियानशन, तुमने अभी अभी किसी का खून किया है ना? सू कियानशन बुरी तरह शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आया कि शेन लैंग को यह बात कैसे पता चली, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं बदला लेना चाहती हूँ। मैं झांग चोंग और झांग जी को बर्बाद करना चाहती हूँ।
उन्हें ऐसी मौत मारना चाहती हूं जहां उन्हें दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिले। क्या तुम ये कर सकते हो? शेन लैंग ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो? कोई भी कीमत? सू क्यानशन को हाँ में सिर हिलाते देख शेन लैंग ने उसकी ठोड़ी को पकड़ा और दोबारा पूछा, सच में? कोई भी कीमत? मैंने कहा ना, कोई भी कीमत। सू क्यानशन ने फर्मली जवाब दिया और धीरे धीरे अपनी स्कर्ट ऊपर उठाने लगी। लेकिन शेन लैंग ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बोला, नहीं, तुम सिंसियर नहीं हो। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम पिछले कई दिनों से नहाई नहीं हो और फिर भी तुम क्लेम करती हो कि तुम सिंसियर हो। अगर तुम सच में इतनी अर्नेस्ट होती तो तुम खुद को बहुत पहले ही क्लीन और फ्रेग्रेंट बनाकर आती। एक एग्जैस्परेटेड सू क्यानशन शेन लैंग को गालियां देना चाहती थी, लेकिन उसे टीज करने के बाद शेन लैंग सीरियस हो गया और बोला, इनफ, मुझे तुमसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक जगह जाओ और एक काम करो। तुम्हें किसी को सीड्यूस करना है, और वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूरियस टाइड सिटी के पायरेट किंग की बेटी यंग लेडी चुयायर है। ये सुनते ही सू क्यानशन का खूबसूरत चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। क्या वो वही नोटोरियस किलर नहीं है जिसने पूरी दुनिया में आदमियों को मारा है? लेकिन वो औरतों के साथ बहुत अच्छी है, खासकर खूबसूरत और कमजोर औरतों के साथ। हालांकि सू क्यानशन को समझ नहीं आया कि शेन लैंग आखिर क्या प्लान कर रहा है, पर उसे मर्द पसंद थे, इसलिए उसने शेन लैंग का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। शेन लैंग स्पीचलेस रह गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बदले के लिए कुछ भी करोगी? सू क्यानशन ने ना में सिर हिलाया। बदला लेने के लिए भी मेरा जिंदा रहना जरूरी है। फ्यूरियस टाइड सिटी श्योरली मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पर अटैक करने में सबका साथ देगी। 94 झांग चोंग के साथ कंप्लीटली मिला हुआ है। अगर मैं फ्यूरियस टाइड सिटी जाती हूं तो क्या मैं खुद चलकर एक ट्रैप में नहीं जा रही होंगी? झांग चोंग और उसके एलाइज ने मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पर पहले ही एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया है, और उनके पीछे जो असली पावर जिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है वो खुद सॉवरेन है। तुम चाहे कितने भी क्लेवर क्यों ना हो, ये बिल्कुल पत्थर पर अंडे मारने जैसा है। तुम्हारे पास अनपैरेलल्ड विजडम है और तुम्हें इस छोटी सी जगह पर कैद नहीं रहना चाहिए। तुम्हें किसी ऐसी पावर की मदद करनी चाहिए जो इनसे भी बड़ी हो। एग्जाम्पल के लिए थर्ड प्रिंस। क्योंकि झांग चोंग क्राउन प्रिंस का आदमी है, इसलिए अगर हम उसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें थर्ड प्रिंस की रेफ्यूज लेनी पड़ेगी। थर्ड प्रिंस आजकल सॉवरेन का सबसे फेवरेट बेटा है। अगर तुम अग्री करते हो तो मैं खुद को उन्हें ऑफर करके उनकी कॉन्क्यूबाइन बनने को तैयार हूं। फिर तुम थर्ड प्रिंस के एडवाइजर बन सकते हो और मैं उनकी फॉलोअर बनकर काम करूंगी। हम दोनों मिलकर थर्ड प्रिंस के कॉन्फिडेंस बन सकते हैं, जो फ्यूचर में ग्लोरी, वेल्थ और पावर की गारंटी देगा। और अगर तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन सकती हूँ। लेकिन शेन लैंग को सू क्यानशन से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। क्यानशन, तुम्हारी स्मेल बहुत स्ट्रांग है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। गुस्से में आकर सू क्यानशन ने शेन लैंग से अपना डिस्टेंस बना लिया। तो फिर अब क्या कहते हो? मेरे साथ अभी चलो और हम एक साथ थर्ड प्रिंस की रेफ्यूज मांगेंगे। लेकिन शेन लैंग ने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत इनकार कर दिया। सू क्यानशन इस बात पर पूरी तरह पजल थी। मिथिकल टर्टल सिटी गिरने वाली है और तुम्हारी हरकतों की वजह से वो लोग श्योरली तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। शेन लैंग बस मुस्कुराया। मैंने सिर्फ एक ही बात कही है, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सू क्यानशन को यकीन नहीं हुआ। रिडिकुलस, तुम जैसे इंसान के अंदर भी फीलिंग्स हो सकती हैं? शेन लैंग ने रिस्पॉन्ड किया। नॉनसेंस, दूसरों की बात छोड़ो, बस तुम्हारी और मेरी बात करते हैं। हम एक रात के लिए कपल थे, इसलिए एक दूसरे पर हमारा 100 दिनों की ग्रेस का एहसान है। मेरे अंदर अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन इस एक सेंटेंस ने सू क्यानशन की नजरों में मर्डरस गुस्सा भर दिया। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में मेरे लिए फीलिंग्स होती तो क्या तुम मेरी फैमिली को तबाह होने देते? शेन लैंग को इतना रेजोल्यूट देखकर सू क्यानशन समझ गई थी कि वो उसे मना नहीं पाएगी। उसने वहां से जाने का प्लान बनाया। अगले साल इसी वक्त मैं तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाने आऊंगी। आखिरकार एक रात का कपल 100 दिनों की ग्रेस का हकदार होता है। शेन लैंग ने पीछे से उसे आवाज लगाई। सू क्यानशन थोड़ी उलझन में पलटी। क्या चाहिए अब? मुझे रोकना चाहते हो? शेन लैंग ने ऐसा लुक बनाया जैसे वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तुम जैसी कमजोर औरत का थर्ड प्रिंस के पास जाना बिल्कुल एक भेड़ का शेर की गुफा में जाने जैसा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सू क्यानशन ने शेन लैंग को गुस्से में गाली दी। तुम मेरी जिंदगी की परवाह करते हो या मेरी मौत की? ये नाटक करना बंद करो। तब शेन लैंग अचानक बहुत सीरियस हो गया और उसने काउंटर किया। सू क्यानशन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की इस फाइट में हमारा हारना 100% तय है? और इस बात पर शेन लैंग और सू क्यानशन के बीच एक शर्त लग गई। अगर शेन लैंग आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का कॉन्फ्लिक्ट जीत गया तो वो शेन लैंग का प्लान फॉलो करेगी और फ्यूरियस टाइड सिटी जाकर चुयायर को सीड्यूस करेगी। और अगर वो हार गया तो वो दोनों साथ मिलकर थर्ड प्रिंस के पास रेफ्यूज लेंगे। सू क्यानशन थोड़ी देर हेजिटेट हुई। हालांकि शेन लैंग के कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है, पर उसकी एबिलिटीज अनडिनाइबली जबरदस्त हैं। शायद उसके पास सच में पूरी गेम पलटने का कोई रास्ता हो। सू क्यानशन ने एक आखिरी बार शेन लैंग पर ट्रस्ट करने का फैसला किया। कुछ देर बाद नहाने के बाद जिन मुलान शेन लैंग की स्टडी में आई और उसे इन्फॉर्म किया, सारे पायरेट्स मारे जा चुके हैं, सारा जहर जला दिया गया है और जितने भी कुएं कंटेमिनेटेड थे उन सबको लाइम से ट्रीट करके सील कर दिया गया है। अनएक्सपेक्टेडली जिन मुलान ने अचानक शेन लैंग की डेलिकेट एक्स वाइफ के बारे में पूछा। तुम्हारी वो डेलिकेट एक्स वाइफ कहाँ गई? उसकी टोन में जेलसी क्लियरली झलक रही थी। शेन लैंग ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सू क्यानशन चली गई है। जिन मुलान ने तुरंत पूछा, चली गई? तुमने सू क्यानशन के साथ क्या किया? शेन लैंग ने थोड़ा गुस्से और आउटरेज का नाटक करते हुए कहा। जिन मुलान, क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हें उस तरह का इंसान लगता हूं? जिन मुलान की चीक्स हल्के से ब्लश करने लगी और उसने शेन लैंग को किस किया, उसे उसकी फिडेलिटी के लिए रिवॉर्ड करते हुए। लेकिन शेन लैंग ने अभी भी रिग्रेट शो किया। मेरी इतनी ज्यादा चैस्टिटी के बदले मुझे सिर्फ एक किस मिली। जिन मुलान ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैं चूशिया को मारना चाहती हूँ। ये आदमी बिल्कुल इनह्यूमेन है और इसका मरना ही ठीक है। शेन लैंग ने जिन मुलान की कमर पर हाथ रखते हुए उसे हग किया।
जल्दी, बहुत जल्दी। अभी चूशिया वैल्यूबल है और उसे नहीं मारा जा सकता, पर उसके दिन अब गिनती के बचे हैं और हम उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। लेकिन दोपहर ढलते ही झांग चोंग ने शेन लैंग को एक इनविटेशन भेजा। उसने शेन लैंग को अकेले फोर्थ प्रिंस द्वारा होस्ट किए जा रहे एक बैंकेट में अटेंड करने को बुलाया था। शेन लैंग ने इनविटेशन देखते हुए थोड़ा हैरान होकर बोला, सिर्फ मुझे बुलाया है, मुलान को इनवाइट नहीं किया। इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ झांग फैमिली मैंशन में झांग चोंग ने अपने बेटे झांग जी को इशारा करते हुए कहा, आज रात हिडन ओरिजिन सोसाइटी की शू की कजन ची फैमिली की मिस ची आ रही हैं, तुम्हें उनके क्लोज जाना चाहिए। ची फैमिली को वेल्दी स्पाइस मैग्नेट्स के नाम से जाना जाता है। इस बात पर अग्री करने के साथ साथ झांग जी थोड़ा पजल्ड था कि शेन लैंग को इनवाइट करने का क्या रीजन हो सकता है। झांग चोंग ने एक्सप्लेन किया कि वो शेन लैंग को टेस्ट करना चाहते थे। ये सुनकर झांग जी और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। क्या मिथिकल टर्टल काउंट का आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कॉन्फ्लिक्ट में हारना पहले से ही डिसाइड नहीं हो चुका है? झांग चोंग ने हल्के से अपना सिर हिलाया और अपने बेटे को एक जरूरी लेसन दिया। इस दुनिया में शोर विन जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें अपने दुश्मन को स्ट्रेटेजिकली नीचा समझना चाहिए, लेकिन टैक्टिकली उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद उसने झांग जी से अपनी बहन झांग चुनहुआ को बुलाने के लिए कहा। जब झांग चुनहुआ स्टडी रूम में आई तो झांग जी ने उससे सीधा पूछा, क्या तुम आज रात शेन लैंग को अपने जाल में फंसा सकती हो? झांग चुनहुआ अपनी कमर पर हाथ रखते हुए अपने चार्मिंग चेहरे पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, फादर आपको क्या लगता है? झांग चोंग जो थोड़ा स्पीचलेस हो गया था, उसने एक्सप्लिसिटली कहा, जाओ और उस शेन लैंग को टेक डाउन करो। इसी दौरान मिथिकल टर्टल सिटी लॉर्ड्स मैंशन में जहां बैंकेट होस्ट किया जा रहा था, जू वेंडिंग और उसका बेटा, जिसे पहले शेन लैंग ने बुरी तरह बेवकूफ बनाया था, वो लोग भी फोर्थ प्रिंस की इवनिंग बैंकेट अटेंड करने की तैयारी कर रहे थे। उनका प्लान गवर्नर शू रोंग के साथ अपने रिलेशन का यूज करके झांग चोंग को शादी का प्रपोजल देना था, जिसे रिजेक्ट करना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसने अपने बेटे सू एनहाओ को क्लियरली वार्न किया, इससे पहले तुम्हें अपने इरादे पब्लिकली रिवील नहीं करने हैं, क्योंकि झांग चोंग को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वक्त आने पर हम एक ही स्ट्रोक में काम तमाम कर देंगे। कनिंग जू वेंडिंग ने मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के गिरने के बाद मिलने वाले प्रॉफिट्स को बांटने का प्लान पहले ही दिमाग में फिट कर लिया था। क्योंकि झांग चोंग इस ऑपरेशन का होस्ट है, अगर हमारी उनकी झांग फैमिली में शादी हो जाती है तो हम उस काउंट्स मैंशन की मरी हुई लाश में से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का हिस्सा नोच सकते हैं। उसी वक्त बैंकेट की तरफ जाते हुए शेन लैंग ने अपने कपड़ों पर पूरे 200 गोल्ड कॉइन्स खर्च किए थे और उसने खुद को स्पेशली रिमाइंड किया, आज रात मुझे गलती से भी अपने इरादे किसी को नहीं बताने हैं। झांग चोंग जैसा कनिंग ओल्ड फॉक्स को सच्चाई सूंघने का मौका बिल्कुल नहीं देना है। अचानक शेन लैंग ने एक गार्ड को कहते हुए सुना, बी केयरफुल यंग मास्टर। जब उसके होश ठिकाने आए तो उसने देखा कि झांग चुनहुआ पहले से ही कैरेज के अंदर बैठी थी। शेन लैंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज रात कोई मेरी जिंदगी भर की खुशियों को बर्बाद करना चाहता है। मेरे साथ भाग चलो, आओ हम इस कच्चे चावल को पकाकर खाने लायक बना लें। असल में झांग चुनहुआ शेन लैंग का रिएक्शन टेस्ट कर रही थी। अगर शेन लैंग एक्साइटमेंट दिखाता और उसके आगे फ्रिवलस बिहेव करता तो इसका मतलब ये होता कि वो आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। और अगर शेन लैंग सीधा बैठ जाता और उसे सीरियसली रिफ्यूज कर देता तो इसका मतलब ये होता कि शेन लैंग अपनी असली फीलिंग्स को डिस्गाइज कर रहा है और उन्हें फिक्र करने की जरूरत है। शेन लैंग का रिएक्शन ये था कि वो पहले पूरी तरह फ्रीज हो गया और फिर झांग चुनहुआ की खूबसूरती से अट्रैक्ट होता हुआ दिखा। इसने झांग चुनहुआ को कन्विंस कर दिया कि शेन लैंग के पास आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कॉन्फ्लिक्ट के लिए कोई प्लान नहीं है। आखिरकार उसका इनिशियल पॉज इस बात का सबूत था कि वो मेंटली परेशान है और उसकी डेज्ड आंखें उसकी डिस्पेयर दिखा रही थीं। और अब वापस से हीटअप होना सिर्फ ये दिखाता है कि वो मेरी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहा है। इसी मोमेंट पर शेन लैंग ने जिनहू को कैरेज चलाते रहने का इशारा किया, मैं ठीक हूं। फिर उसने झांग चुनहुआ से पूछा, मिस झांग, आप अभी अभी क्या कह रही थीं? शेन लैंग, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी जिंदगी भर की खुशियों को बर्बाद करने वाला है। शेन लैंग ने रुका, नहीं, ये लाइन नहीं, इसके बाद वाली लाइन, टर्न द रॉ राइस इनटू कुक्ड राइस। शेन लैंग मुस्कुराया और उसने नॉड किया, उसे इशारा करते हुए बोला, ऑल राइट, तो फिर शुरू करते हैं। कैरेज के अंदर की ये कॉन्वर्सेशन सुनकर बाहर बैठे जिनहू की जान निकल गई। क्या ये ऐसी चीज थी जो मुझे सुननी चाहिए थी? जब उसने शेन लैंग को पूछते हुए सुना कि क्या उसने कुछ सुना, तो उसने जल्दी से कहा, नहीं। कैरेज के अंदर झांग चुनहुआ ने शेन लैंग के आगे बढ़ते हुए हाथों को रोका। उसकी चीक्स ब्लश कर रही थीं जब उसने इशारा किया, ये मेन रोड है। हालांकि शेन लैंग ने उसकी एक न सुनी और वो उसके करीब जाकर उसे किस करने ही वाला था। झांग चुनहुआ अब सच में पैनिक कर गई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन लैंग वाकई में लिमिट क्रॉस कर देगा, पर अचानक शेन लैंग अपने रास्ते में ही रुक गया, जिसने झांग चुनहुआ को थोड़ा सस्पिशियस कर दिया। यंग मास्टर शेन, क्या हुआ? शेन लैंग ने जवाब दिया, मिस झांग, क्या आपको हमेशा से मुझ पर क्रश नहीं था? पिछली बार आपने मुझे एक लव पोएम लिखकर भेजी थी और मुझे कवर्ड ब्रिज पर मिलने बुलाया था। जब मैं निकलने वाला था तो मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया और उसने मुझे बहुत मारा। झांग चुनहुआ हैरान रह गई, क्या जिनमुलान इतनी फियर्स है? वो मुझे मारने और डांटने में एक सेकंड नहीं लगाती। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मेरा हाथ लगभग तोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मुंह से गलती से कुछ निकल गया था। झांग चुनहुआ फिर से शेन लैंग को कंफर्ट करने लगी और अपने फ्लश चेहरे के साथ उससे पूछा, शेन लैंग, तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो? शेन लैंग ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ करता हूं। ये देखकर झांग चुनहुआ ने और प्रेशर डाला, तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो? शेन लैंग ने 2 बार नॉड किया। तब झांग चुनहुआ ने शेन लैंग का हाथ अपने चेहरे पर रखा। कैसा रहेगा अगर तुम मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन को छोड़ दो और मेरी फैमिली में एक सन इन लॉ बनकर आओ? एक लिविंग सन इन लॉ नहीं, बल्कि एक असली दामाद। और मेरे फादर तुम्हारे टैलेंट के लिए एक ऐसी एक्सीलेंट फ्यूचर फाइंड करेंगे जो तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। लेकिन शेन लैंग ने रिफ्यूज कर दिया। उसने झांग चुनहुआ को कसके पकड़ते हुए कहा, मैं मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन को उसके सबसे खतरनाक वक्त में नहीं छोड़ सकता। क्या इससे मैं एक हार्टलेस और स्काउंड्रल इंसान नहीं बन जाऊंगा?
मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर झांग चुनहुआ का चेहरा उतर गया और उसने पूछा, तो फिर तुम अभी एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? शेन लांग ने पूरी आशिकी वाले लुक के साथ जवाब दिया, मैं जिन मुलान से प्यार करता हूं, पर मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। कैसा रहेगा कि अगर मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन में कोई बहुत बड़ा हंगामा या तबाही आए, तब मैं तुमसे आकर शादी कर लूंगा। झांग चुनहुआ पूरी तरह स्पीचलेस रह गई। वाओ, तो मैं इस स्टेज पर सिर्फ एक बैकअप प्लान हूं? इस पॉइंट पर शेन लांग ने पूछा, चुनहुआ, क्या तुमने कभी यह मुहावरा सुना है? बात हमेशा साथ रहने की नहीं होती, बल्कि एक वक्त पर सब कुछ पा लेने की होती है। सब कुछ एक ना एक दिन बीत ही जाता है, इसलिए हमें इस पल को जीना चाहिए। अगर प्यार सच्चा हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रोज हो रहा है या कभी कभी। मिलने का एक सिंगल मोमेंट भी अनगिनत मुलाकातों से बेहतर होता है। शुरू में झांग चुनहुआ शेन लांग की इस एलोक्वेंट और डीप पोएट्री से बहुत इंप्रेस हुई, पर तभी शेन लांग वापस से वही कच्चे चावल पकाने की कोशिश करने लगा। झांग चुनहुआ को बहुत हेल्पलेस महसूस हुआ। कितना टैलेंटेड स्काउंड्रल है, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। शेन लांग, क्या तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए? अगर तुम्हें मेरे और जिन मुलान के बीच चुनना पड़े तो वो कौन होगी? शेन लांग ने सिर हिलाया, क्लियरली जिन मुलान को चुनते हुए। झांग चुनहुआ पजल्ड होकर बोली, क्यों? क्या जिन मुलान तुम्हें हर रोज मिसट्रीट नहीं करती? मेरी पत्नी चाहे मुझे 1000 बार मिसट्रीट करे, पर मैं उसे ऐसे ट्रीट करता हूं जैसे वो मेरा पहला प्यार हो। इसलिए झांग चुनहुआ, मैं तुम्हें पसंद जरूर करता हूं, पर आई एम सॉरी, वो पहले आई थी। और वैसे भी किसने कहा कि प्यार सिर्फ सिंगुलर ही हो सकता है? क्या तुमने कभी कोई ऐसी टीपॉट देखी है जिसका सिर्फ एक ही टीकप हो? इस स्टेटमेंट ने झांग चुनहुआ को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने शेन लांग को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शेमलेस स्काउंड्रल, मैं ही अंधी थी जो तुम पर फिदा हो गई। और वो बिना पीछे मुड़े कैरेज से भाग गई। जिनहू, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और वो कांप रहा था, बोला, यंग मास्टर, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं देखा और मैं घर जाकर कोई बकवास नहीं करूंगा। शेन लांग ने सिर हिलाया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुमने कुछ नहीं देखा? ये क्लियरली झांग चुनहुआ थी जो मुझे सेड्यूस करने आई थी और मैंने उसे फोर्सफुली रिजेक्ट कर दिया। इसके लिए मुझे एक थप्पड़ भी खाना पड़ा। ये सुनते ही जिनहू फ्रेंटिकली सिर हिलाने लगा, शेन लांग का इशारा क्लियरली समझते हुए। इस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई होकर शेन लांग वापस आराम से बैठ गया और अपनी खुद की हैंडसमनेस को एडमायर करने लगा। बैंकेट हॉल के दूसरे हिस्से में झांग चोंग ने अपनी बेटी को वापस आते देखा और पूछा, कैसा गया? ये सुनते ही झांग चुनहुआ गुस्से से फट पड़ी। स्कम, जर्क, परवर्ट, वो एक ऐसा भूत है जिसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। उसे देखकर ही लगता है कि वो इस दुनिया का सबसे नीच इंसान है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर झांग चोंग समझ गया कि उसे जरूर नुकसान उठाना पड़ा है, पर फिर भी उसने पूछा, क्या तुमने उस शेन लांग को टेस्ट किया? अगर तुम्हें शेन लांग पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि झांग चुनहुआ ने ना में सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे डिसलाइक करती हूं, भले ही वो एक स्काउंड्रल है, पर वो एक इंचैंटिंग स्काउंड्रल है। और ये कहकर वो नहाने चली गई। कुछ देर बाद लॉर्ड्स मैंशन की एंट्रेंस पर जब झांग चुनहुआ ने शेन लांग को देखा तो उसने एक प्रॉपर लेडी की तरह बिहेव किया। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे तो शेन लांग के हाथ में एक नोट छोड़ दिया गया। ये नोट झांग चुनहुआ की तरफ से हेल्प की एक प्ली थी, जिसमें उसने शेन लांग को झू वेनहाओ का मैरिज प्रपोजल रोकने को कहा था। जैसे ही फोर्थ प्रिंस का बैंकेट शुरू हुआ, झांग जी ने वहां मौजूद सभी डिग्निटरीज को शेन लांग से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें पीसफुल स्टेबिलिटी काउंट्स मैंशन का एयर भी शामिल था। शेन लांग ने सिर हिलाकर ग्रीट किया। अचानक बाहर एक कमोशन शुरू हुआ। गेस्ट ऑफ ऑनर फोर्थ प्रिंस वहां आ चुके थे और उनके ठीक पीछे झांग चोंग और उसकी पूरी एंटोuraज थी। शेन लांग ने आसपास नजर डाली और नोटिस किया कि जिन हाई काउंट और उनके साथ के लोग वहां नहीं थे। शायद वो लोग इंटेंशनली इस इवेंट को अवॉइड कर रहे थे ताकि किसी को ये न लगे कि रॉयल फैमिली उन्हें फेवर कर रही है। हालांकि उसने नोटिस किया कि स्पाइस मैग्नेट की बेटी ची यू झांग चुनहुआ के साथ खड़ी थी। भले ही वो किसी स्कॉलरली फैमिली से नहीं थी, पर उसके अंदर बाकी सबसे ज्यादा एक स्कॉलरली ऑरा दिख रहा था, जिसमें चालाकी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद बैंक्वेट ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। जब होस्ट फोर्थ प्रिंस को लोकल डेलिकेसीज इंट्रोड्यूस करवा रहा था, झू वेनहाओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने शेन लांग को कन्फ्रंट कर लिया। शेन लांग, मैंने सुना है कि तुम्हारे मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन पर हिडन ओरिजिन सोसाइटी का बहुत बड़ा कर्ज है। एक ऐसा कर्ज जो तुम इस जिंदगी में तो कभी नहीं चुका पाओगे। अगर मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन तबाह हो गया तो तुम्हारा क्या होगा ब्रदर शेन? शेन लांग ने बहुत कामली रिस्पॉन्ड किया। ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिरी हंसी किसकी होगी। ब्रदर जू, तुम बहुत जल्दी बोल रहे हो। झू वेनहाओ को इस बात का आइडिया नहीं था कि उसका फादर उससे इंटरनली कितना डिसअपॉइंटेड था। अभी उस शेन लांग को परेशान करने का वक्त नहीं है, जिसका आगे जाकर मरना वैसे ही तय है। ये वक्त झांग चोंग के सामने मैरिज प्रपोजल रखने का है, ताकि काउंट्स मैंशन का एक बड़ा हिस्सा हमारे हाथ लग सके। अगले ही मोमेंट झू वेंडिंग खड़ा हुआ और उसने गवर्नर शू रोंग की तरफ टोस्ट रेज किया, किसी बात का इशारा करते हुए। हालांकि झू वेंडिंग और शू रोंग का सरनेम एक जैसा था, पर वो सिर्फ डिस्टेंट रिलेटिव्स थे। शू रोंग इस मैरिज को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उनका कोई फैमिली कनेक्शन था, बल्कि इसलिए क्योंकि झांग चुनहुआ की एन्चांटिंग ब्यूटी आगे जाकर बहुत ट्रबल खड़ी कर सकती थी। उसे डर था कि अगर झांग चुनहुआ किसी रॉयल फैमिली में ब्याही गई तो वो झांग चोंग के ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठेगा। कॉन्वर्सेशन के दौरान उसने झांग चुनहुआ की तरफ देखते हुए कहा, चुनहुआ, मैंने तुम्हारे टैलेंट के बारे में बहुत सुना है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर तुम सबके एंटरटेनमेंट के लिए एक पोएम रिसाइट करो। झू वेनहाओ ने तुरंत इशारा किया कि वो रेडी है। उसकी नजरें झांग चुनहुआ पर टिकी थीं, ये दिखाने के लिए कि उसकी कविता उसी को डेडिकेटेड थी। सरफेस पर झांग चुनहुआ काफी एक्सपेक्टेंट दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर वो गालियां दे रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार मुझे सच में इस झू वेनहाओ से शादी करनी पड़ेगी। फिर झू वेनहाओ ने अपना फैन खोला और पूरे इमोशन के साथ अपनी लिखी हुई पोएम सुनानी शुरू कर दी। ची फैमिली की मिस ची यू सबसे पहले ताली बजाने वाली थी। उसने पोएम की बहुत तारीफ की और झांग चुनहुआ की तरफ एक एनवियस नजर से देखते हुए बोली, ये पोएम सच में बहुत खूबसूरत है सिस्टर चुनहुआ,
वो ओपनली आपकी वर्च्यूज की तारीफ कर रहा है। झांग चुनहुआ के पास सिर्फ एक ऑकवर्ड सा रिएक्शन देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि जब उसने देखा कि उसके फादर भी जू वेनहाओ की तारीफ कर रहे थे तो उसने डेस्परेटली शेन लैंग की तरफ देखा। शेन लैंग, तुम स्काउंड्रल, क्या तुम मुझे बचाने नहीं आओगे? तुमने मेरा इतना ज्यादा एडवांटेज उठाया है, क्या मुझे बचाना तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती? वहां मौजूद लोगों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ओपनली शू रोंग की इस मैच मेकिंग को रोक सके। कुछ लोग गवर्नर शू रोंग को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे और बाकी लोगों को अपनी रेपुटेशन की परवाह थी और वो फोर्थ प्रिंस के सामने विलन नहीं बनना चाहते थे। सिर्फ शेन लैंग ही वहां एक ऐसा शख्स था जो पहले से ही सबका दुश्मन था और उसे शू रोंग के ओपिनियन की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। शेन लैंग ने तुरंत आवाज उठाई और जू वेनहाओ को क्वेश्चन किया, क्या प्रीफेक्ट झांग की बेटी की इस हद तक तारीफ करने का कोई सेंस बनता है? उसे सबसे प्योरेस्ट जेड से कंपेयर करना और ऑर्किड्स के फूलों से उसकी खुशबू को कंपेयर करना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है? जू वेनहाओ ने कोल्डली शेन लैंग की तरफ देखा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है शेन लैंग? शेन लैंग मुस्कुराया और उसने डायरेक्टली अटैक किया। मुझे बस तुम्हारी ये एग्जैजरेट की हुई बकवास, पोएट्री और फ्लैटरी पसंद नहीं आई। हम सब यहाँ मर्द हैं। औरतों के आगे इस तरह गिड़गिड़ाना, उन्हें रीजन से आगे बढ़कर इतना ऊंचा चढ़ा देना, ये बिल्कुल मार्केट में मीट का प्राइस बढ़ाने जैसा है। जब कोई आम मर्द शादी करना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा तो इसमें तुम जैसे एक भी साइकोफेंट मासूम नहीं होगा। झांग चुनहुआ की आंखें ये सुनते ही गुस्से से ब्लडशॉट हो गईं। शेन लैंग, क्या तुम मुझे ऐसे बचा रहे हो? पहले मुझे गड्ढे में धक्का देकर और फिर बाहर निकलने के लिए हाथ देकर। फोर्थ प्रिंस ने भी शेन लैंग को स्ट्रांगली स्कोल्ड किया। मीट का प्राइस बढ़ाना? शेन लैंग, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इन शब्दों से यहाँ की सारी औरतें तुम्हें अपना दुश्मन मान लेंगी? क्या तुम्हारा टैलेंट सिर्फ इतना ही है कि तुम ऐसे वाइल और नीच शब्द बोल सको? सिर्फ तुम्हारे इस एक कमेंट के लिए तुम एक जोरदार थप्पड़ डिजर्व करते हो। जू वेनहाओ फोर्थ प्रिंस को शेन लैंग को डांटते हुए देखकर बहुत ही स्मग और मॉकिंग लुक दे रहा था। और जहां तक जू वेनहाओ का सवाल था, शेन लैंग उस इडियट से आगे कुछ कहना ही नहीं चाहता था। बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि फोर्थ प्रिंस तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं? वो बस इतना नहीं चाहते कि झांग चोंग तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट करे, इसलिए वो डिलिबरेट आग में घी डाल रहे हैं। इन 4 शब्दों को पब्लिकली हाईलाइट करके उन्हें वल्गर डिक्लेयर करना, क्योंकि कॉमन पब्लिक ऐसे वल्गर शब्दों को ही बहुत पसंद करती है। ये स्लैंग बनकर पूरे शहर में फैल जाएगा और एक इडियम या कहावत बन जाएगा। उस वक्त तुम्हारा नाम साइकोफैंट का सिनोनिम बन जाएगा और झांग चुनहुआ का नाम मीट के साथ जुड़ जाएगा। इस बात को थरोली अंडरस्टैंड करने के बाद झांग चुनहुआ ने गुस्से से शेन लैंग की तरफ देखा। वो खुद एक टैलेंटेड औरत थी, भला वो शेन लैंग के इस खतरनाक इंटेंशन को कैसे नहीं समझ पाती? और वो नाइव जू वेनहाओ अभी भी शेन लैंग को चैलेंज कर रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी पोएम अच्छी नहीं थी तो फिर तुम खुद मिस झांग चुनहुआ के लिए एक पोएम लिखकर दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि वो कितनी आउटस्टैंडिंग और डिग्निफाइड होती है। शेन लैंग ने एग्जैक्टली उसकी विश पूरी कर दी। हालांकि ये पोएम झांग चुनहुआ के लिए नहीं बल्कि मिस ची यू के लिए थी। इस बात से ची यू पूरी तरह बेविल्डर्ड हो गई। मैं यंग मास्टर शेन को जानती भी नहीं हूं। बेशर्म शेन लैंग को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी। मिस ची हो सकता है मुझे फिजिकली ना जानती हूं, पर मैं आपसे स्पिरिचुअली बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूं। उसने इफेक्टिवली ची यू को और कुछ भी बोलने से चुप करवा दिया। इस बार झांग चुनहुआ भी बोल पड़ी। मैं भी सीरियसली यंग मास्टर शेन की कविता सुनना चाहती हूँ। सिस्टर ची बहुत खूबसूरत भी हैं और समझदार भी। वो बिल्कुल एक परी जैसी हैं और उनके लिए की गई कोई भी तारीफ कम नहीं है। शेन लैंग ने आगे बढ़कर अनाउंस किया कि उसकी पोएम का टाइटल था टू ची यू। शेन लैंग ने अपनी पोएम रिसाइट करनी शुरू की। सू फैमिली ढूंढ रही है नोबल कनेक्शंस, इसलिए गए पावरफुल झांग के दरवाजे। एक जेंटलमैन जिसके पास टैलेंट तो है लेकिन उसके अंदर सिंसेरिटी की कमी है। अफसोस उन आग की लपटों पर जो आधी रात को भड़की। कियानशन का नाम ओ निशान नहीं बचा। अब सिर्फ गोस्टली स्पिरिट्स ही बाहर आती हैं। ये पोएम जस्ट खत्म ही हुई थी कि झांग जी अपनी जगह से आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उस पोएम ने लिटरली उस सच्चाई को पब्लिकली रख दिया था कि सू फैमिली अपना वेल्थ और स्टेटस एलिवेट करने के लिए एक इन्फ्लुएंशियल झांग फैमिली के साथ अलाइड हुई थी। पर झांग जी जिसके पास टैलेंट था पर वर्च्यू रत्ती भर नहीं था, उसने अपनी फैमिली की वेल्थ बढ़ाने के बजाय उल्टा उन्हें तबाही के रास्ते धकेल दिया, जिसका एंड सिर्फ मौत था। झांग जी गुस्से में बुरी तरह एक्सप्लोड चाहता था, लेकिन वहां की सिचुएशन और फोर्थ प्रिंस की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कर नहीं पाया। वो अपनी फीलिंग्स को फोर्सफुली दबाते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ गया। शेन लैंग की ये कविता कोई फ्लैटरी नहीं थी बल्कि एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन था। इसमें ओपनली वॉर्न किया गया था कि अगर ची यू झांग जी से शादी करने का सोच रही है तो उसे पहले उसकी पुरानी फियांसे सू कियानशन का दर्दनाक अंजाम याद कर लेना चाहिए। गवर्नर शू रोंग भी शेन लैंग की इस प्रावस से इम्प्रेस्ड थे। कैसा जीनियस है ये, अपनी पोएट्री को ही अपने हथियार की तरह चला रहा है। इसी बीच जू वेनहाओ बहुत एंग्जाइटी में आ गया। उसे डर लगने लगा था कि शेन लैंग ने मैटर्स को पूरी तरह कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तभी उसके फादर जू वेंडिंग खुद आगे आए और उन्होंने फोर्थ प्रिंस को एक मैटर रिपोर्ट किया। ये इशू एक बुक के बारे में था जो शेन लैंग ने लिखी थी, बाउंडलेस रोमांटिक अफेयर्स। उस बुक के अंदर एक कॉन्क्यूबाइन का नाम ली पिंगर था जो फोर्थ प्रिंस की असली कॉन्क्यूबाइन के नाम से एग्जैक्टली मैच करता था। इसलिए उसने कहा कि शेन लैंग की ये बुक डायरेक्टली फोर्थ प्रिंस की इंसल्ट है और उन्होंने फोर्थ प्रिंस से डिमांड की कि शेन लैंग को सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो जू वेंडिंग नहीं जानता था वो ये था कि फोर्थ प्रिंस ने एक्चुअली बाउंडलेस रोमांटिक अफेयर्स पहले से पढ़ रखी थी और वो डीपली समझते थे कि इसमें क्या लिखा था। लेकिन यूके किंगडम में किसी राइटर को उसके शब्दों और राइटिंग्स के लिए सजा देना एक रेयर बात थी, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर किसी की लिखी हुई लाइन को अटैक का बहाना बनाता तो ये आगे चलकर एक ऐसा रिवाज बन जाता जिसके डर से कोई स्कॉलर आजादी से लिख ही नहीं पाता। फोर्थ प्रिंस अपने सर पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रिस्क कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शेन लैंग को सजा दिलवाने के लालच में जू वेंडिंग ने डेंग शियान को भी अरेस्ट करवा लिया था, जो उस किताब को छापने और बेचने का इंचार्ज था। डेंग शियान को रोते हुए शेन लैंग से भीख मांगते देख फोर्थ प्रिंस ने दिमाग लगाया।
अगर मैं अभी शेन लैंग को मरवा दूंगा तो मिथिकल टर्टल काउंट इसे एक एक्सक्यूज की तरह यूज करके आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कॉन्टेस्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ये मेरे लिए बहुत ट्रबलसम बन जाएगा। लेकिन उस आर्म से डेंग शियान की मौत इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी। उसके मरने से किसी मैटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसको मारने से रॉयल फैमिली की डिग्निटी भी प्रिजर्व रहेगी। इसलिए फोर्थ प्रिंस ने शेन लैंग को माफ करने और उसकी जगह डेंग शियान को 20 हेवी बीटिंग्स मारने का डिसीजन लिया। लेकिन इस क्रिटिकल मोमेंट पर झांग चोंग खड़ा हो गया। उसने बताया कि उसके पास एक आइडिया है। आइडिया ये था कि शेन लैंग एक और नई पोएम बनाएगा, लेकिन ये पोएम डायरेक्टली डेंग शियान के डिफेंस में होनी चाहिए। अगर वो पोएम सच में परफेक्टली क्राफ्टेड हुई तो डेंग शियान को माफ करके छोड़ दिया जाएगा। झांग चोंग की इस कंडीशन को सुनकर फोर्थ प्रिंस पहले तो थोड़े कंफ्यूज हुए, जब तक झांग चोंग ने आगे ऐड नहीं किया। ऑफ कोर्स, इस कविता में न सिर्फ डेंग शियान का डिफेंस होना चाहिए, बल्कि ये एग्जैक्टली आपके उन सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो आप मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की करंट तबाही को देखकर फील कर रहे हो, खासकर तब जब आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का कॉन्टेस्ट बिल्कुल सर पर खड़ा है। जिन फैमिली के डाउनफॉल का एक डिसाइसिव मोमेंट करीब आ चुका है। आपकी इस कविता से मुझे एक इमोशन फील होना चाहिए। ये सुनते ही न सिर्फ फोर्थ प्रिंस को उसका इशारा समझ आ गया, बल्कि खुद शेन लैंग के सीने में भी एक भयानक चिल दौड़ गई। उसने अपने दिल ही दिल में झांग चोंग को ओल्ड फॉक्स कहकर गाली दी। पोएट्री नेचुरली इंसान के दिल से आती है और वो एक इंसान के करंट इमोशंस रिफ्लेक्ट करती है। ऐसी हेस्ट में किसी ऐसी चीज को रिफाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर डेंग शियान की चीखें सुनकर शेन लैंग वहां ओपनली इंडिफरेंट नहीं खड़ा रह सकता था। लेकिन साथ ही साथ उस पोएम में काउंट्स मैंशन के लिए उसका प्यार दिखना चाहिए और फ्यूचर को लेकर एक पेसिमिज्म भी होनी चाहिए, वरना वो उसके असली गेम को क्लियरली एक्सपोज कर देगी। शेन लैंग का ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कुछ ही सेकंड्स चला, जिसके बाद उसने ओपनली एग्री कर लिया। झांग चोंग ने इशारा करके उसे शुरू करने को कहा। शेन लैंग ने अपनी आंखें बंद की, एक मोमेंट तक चुप रहा और फिर उसने रिसाइट करना शुरू किया। इस ढलती हुई रात में चिराग में अब रोशनी नहीं बची। मैं अकेला खड़ा हूं इस बड़ी सी शाही दावत में। ढलता हुआ सूरज देखने में इन्फिनिट खूबसूरत जरूर है, पर कुछ ही पलों में वो इस गहरी रात में डूब जाने वाला है। ये सुनकर झांग चुनहुआ शौक रह गई और उसने हल्का सा अपना मुंह खोला। ये कविता न सिर्फ इस वक्त की सैड मूड से मैच कर रही थी, बल्कि लैंप अपीयर और फॉल के इस्तेमाल किए गए शब्दों का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली डेंग शियान के इनोसेंस की तरफ इशारा कर रहा था। फोर्थ प्रिंस अंदर ही अंदर शेन लैंग के इस ब्रिलियंस पर दंग रह गया। उसने सच में कर दिखाया। शेन लैंग का पोएटिक टैलेंट वाकई में एस्टॉनिशिंग है। गवर्नर शू रोंग को भी यही फील हो रहा था। ये पोएम शेन लैंग की उस सिचुएशन को परफेक्टली कन्वे करती है जिसमें वो खुद इस वक्त फंसा हुआ है। इस पॉइंट पर शेन लैंग ने बोला कि उसकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं लग रही है और उन सबकी मुलाकात अब ठीक 4 दिन बाद आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन पर होगी। इतना कहकर वो वहां से पलट गया। जो चीज वो सब लोग अपनी इन आंखों से नहीं देख सके वो ये थी कि शेन लैंग एक्चुअली में ऑलरेडी प्लान कर रहा था कि एग्जैक्टली 4 दिनों बाद उन सबको कैसे बेरहमी से जान से मारना है। शेन लैंग के जाने के बाद बैंकेट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। शिव वेंडिंग ने अपनी बात मनवाने के लिए प्रोबिंग शुरू कर दी, फोर्थ प्रिंस की तरफ इशारा करते हुए। मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन का गिरना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। हमें शेन लैंग जैसा टैलेंट अपनी रेजिडेंस में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन फोर्थ प्रिंस ने हल्के से ना में अपना सिर हिलाया। सॉवरेन उसे पसंद नहीं करते और इसी के साथ ये टॉपिक हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये बात सुनकर शू वेंडिंग शॉक्ड रह गया। वो हमेशा से डरा हुआ था कि कहीं शेन लैंग का टैलेंट उसे किसी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस वाली फैमिली में ना ले जाए और उसे बाद में शेन लैंग के इंतकाम से डरना पड़े। लेकिन अब सॉवरेन के उस डिसलाइक वाले एक स्टेटमेंट से शेन लैंग पूरी तरह डूम्ड हो चुका था। बैंकेट के कुछ देर बाद जान फैमिली के ओल्ड मैंशन में झांग चुनहुआ ओपनली बहुत फ्यूरियस थी। उसे लग रहा था कि जू वेंडिंग फादर और सन दोनों को मर जाना चाहिए। उसे यह भी लग रहा था कि उसके फादर वाकई में अंधे थे जो उसकी शादी झू वेनहाउ से करवाना चाहते थे। अपनी बेटी को गुस्से से घूरता देख झांग चोंग बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अपने दिल में अफसोस कर रहा था कि सिचुएशंस अब पिछले वक्त के कंपैरिजन में पूरी तरह बदल चुकी थी। नई पॉलिसीज की वजह से पुरानी एरिस्टोक्रेसी साफ होती जा रही थी। नॉर्दर्न गार्ड मार्की और डिस्टेंट गार्ड मार्की, इन दोनों फिगर्स ने पहले ही नई गवर्नमेंट की शर्तों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। ओल्ड नोबिलिटी अब बिना लीडर के पूरी तरह से टूट चुकी थी। इस हिसाब से देखा जाए तो जू वेंडिंग की फैमिली सच में अब उनके लिए बेस्ट चॉइस नहीं बची थी। इसलिए वो भी चाहता था कि उसकी बेटी को कोई और ऐसा इंसान मिल जाए जिसे वो सच में पसंद करती हो। अपने गुस्से को प्रॉपर्ली होल्ड न कर पाते हुए झांग चुनहुआ ने अपने फादर को ओपनली बोला, क्या आपको लगता है कि मेरा दिल एक पब्लिक टॉयलेट है जहां जो मर्द चाहे वहां आकर यूज कर सके? मैं आजाद जरूर हूं पर मैं बेशर्म नहीं हूं। ये सुनते ही झांग चोंग का चेहरा ब्लैक पड़ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। फिर झांग चुनहुआ ने सीरियस होकर अपने फादर से पूछा, फादर क्या शेन लैंग सच में परमानेंटली बर्बाद हो चुका है? झांग चोंग ने हाँ में सिर हिलाया। सॉवरेन का पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी उसे काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। फिक्र मत करो, तुम्हारा फादर डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक बेहतर मर्द ढूंढ निकालेगा। ये सुनते ही झांग चुनहुआ का चेहरा सैड हो गया। इस पूरी दुनिया में शेन लैंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग और कोई भी नहीं हो सकता। आपने मुझे उसमें इन्वॉल्व किया और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैं किसी और इंसान से शादी कर भी लेती हूँ तो मैं आखिरकार आगे जाकर फिर भी शेन लैंग को एक अफेयर के लिए ढूंढ ही निकालूंगी। झांग चोंग थोड़ा परेशान हो गया। उसने अपनी बेटी को यह ड्रामा खत्म करने को कहा और एक नई बात डिस्कस की। शेन लैंग का आज रात का बिहेवियर ठीक नहीं था। झांग चुनहुआ को उलझन हुई, लेकिन उसकी आखिरी पोएम पूरी तरह से डिस्पेयर और हार से भरी हुई थी। लेकिन झांग चोंग शेन लैंग की कविता की बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसके एक्शंस की बात कर रहा था। वो उस डेंग शियान को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में था। एक ऐसा इंसान जिसका ठीक उसके सामने मरना तय था, उसे उस वक्त दूसरे की चिंता कैसे हो सकती थी? डेंग शियान उसके लिए सिर्फ एक पब्लिक पब्लिशर था। वो लोग सिर्फ रैंडमली जानते थे एक दूसरे को, उनका कोई डीप इमोशनल बॉन्ड नहीं था।
जब किसी इंसान के सामने उसकी खुद की मौत और तबाही दिख रही हो तो उसका दिमाग ब्लैंक हो जाना चाहिए। ये ह्यूमन नेचर का एक बेसिक और नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन उसे किसी ऐसे इर्रेलेवेंट आदमी की जान की चिंता थी जिसका उसे कोई ठीक से फायदा भी नहीं था। शेन लैंग का ये बिहेवियर वेरी एबनॉर्मल था। अपने फादर की इन बातों को डीपली एनालाइज करने के बाद झांग चुनहुआ को भी एहसास हुआ कि उनकी बातों में काफी सेंस था। हालांकि आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कंटेस्ट का रिजल्ट तो बिना सस्पेंस के पहले ही तय है। लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स के इन दोनों कॉन्टेस्ट में मिथिकल टर्टल काउंट का हारना 100% रिटन इन स्टोन है। इस बात में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? झांग चोंग ने इस पॉइंट पर अपना सिर हिलाते हुए अग्री किया। इसलिए झांग चुनहुआ को लगने लगा कि शेन लैंग ने ऑलरेडी वहां से अपना रास्ता ढूंढने का इंतजाम कर लिया होगा। जैसे ही काउंट्स मैंशन ऑफिशियली गिरेगा वो प्लान एक्टिव हो जाएगा। तो फादर, क्या आप शेन लैंग को उस सिचुएशन में जिंदा छोड़ना अफोर्ड करेंगे? झांग चोंग ने इस सवाल का कोई पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दिया, जिसने उसके इंटेंशंस को पूरी तरह से अनक्लियर रख छोड़ा। दूसरी तरफ शेन लैंग मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन वापस आया। जिन मुलान ने उसकी तरफ एक तीखी नजर डाली और पूछा, क्या झांग चुनहुआ खूबसूरत है? शेन लैंग का मुंह तुरंत खुला का खुला रह गया, ये रियलाइज करते हुए कि जिन मुलान ने श्योरली उसका पीछा किया था। उसने तुरंत पीछे जाकर जिन मुलान के शोल्डर्स मसाज करना शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि जिन मुलान एक्चुअली उस पर नजर रख रही थी। माय लेडी, आप मेरी सेफ्टी के लिए इतनी वरीड थी कि आप चुपके से मेरी प्रोटेक्शन कर रही थी। आप मेरे लिए इतनी अच्छी हैं, मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया हूं। लेकिन जिन मुलान बस मुस्कुराई और इशारा करते हुए बोली, मर्दों का कभी कभी बाहर जाकर अपने रोल्स प्ले करना मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है, जब तक उनका दिल घर पर है और जब तक उनकी आत्मा नहीं भटकती तब तक उसे स्ट्रेंग नहीं माना जाता। इन शब्दों ने तुरंत शेन लैंग की रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा दी। इसलिए शेन लैंग ने तुरंत अपनी डाइवर्जन टैक्टिक चलनी शुरू की। माय लेडी, आज मुझसे एक गलती हो गई। झांग चोंग मुझे प्रोब कर रहा था। पहले उसने झांग चुनहुआ को भेजा और फिर मुझे एक पोएम कंपोज करने को कहा। मैंने सब कुछ बिना किसी गलती के हैंडल कर लिया, सिवाय एक छोटी सी चूक के जिसने झांग चोंग को मेरी कुछ फ्लॉज देखने का मौका दे दिया। जिन मुलान का ध्यान सक्सेसफुली डाइवर्ट हो गया। उसने शेन लैंग को सीरियसली देखते हुए कहा, अगर मैं खतरे में होती तो मैं सबसे पहले तुम्हें बचाती। इन शब्दों ने शेन लैंग को डीपली मूव कर दिया। जिन मुलान को कसके अपनी बाहों में पकड़ते हुए वो बोला, मैं भी वैसा ही फील करता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि जिन मुलान ने शेन लैंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तो फिर एक टी पॉट सिर्फ एक टी कप के साथ मैच क्यों नहीं करता? शेन लैंग ने जिन मुलान के हाथ पर अपनी ग्रिप टाइट की। नॉनसेंस माय लेडी, मैं पहले ही अकेले आपके साथ डील करने में अपनी पूरी जान लगा रहा हूं। मेरे पास इतनी एनर्जी कहां से आएगी कि मैं दूसरों के साथ बॉदर करूं? आप सच में ओवरथिंक कर रही हैं। जिन मुलान सेटिस्फाई हो गई और प्लेफुली शेन लैंग को अनोइंग कहकर डांटा। माय लॉर्ड, क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है कि झांग चोंग ने आपकी कुछ फ्लॉज देख ली हैं? शेन लैंग ने इशारा किया कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जस्ट इन केस हमें फिर भी कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। मैं बस उम्मीद करता हूं कि मेरे इनडिसाइसिव एक्शंस का कोई अनजान निशाना न बन जाए। वहीं दूसरी तरफ झांग फैमिली के रेजिडेंस पर उन्होंने पहले से ही मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के गिरने के बाद की लूट को बांटना शुरू कर दिया था। वहां मौजूद लोग एसेंशियली मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के खिलाफ मेन फोर्स थे। अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने हिस्सों के लिए आपस में लड़ना भी शुरू कर दिया था। कुछ को काउंट्स मैंशन की सारी माइंस चाहिए थी, कुछ को सारे सॉल्ट फील्ड्स और बाकियों को हजारों एकर्स की फर्टाइल लैंड चाहिए थी। अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो वहां ओपनली हॉस्टाइल बनने का माहौल बन जाता। झांग चोंग बैठकर बस ये सब तमाशा देख रहा था। उसने इस डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि चाहे लूट कैसे भी बंटी जाए, मिथिकल टर्टल काउंट का फीफडम और आर्मी आखिरकार सॉवरेन की ही थी। और झांग चोंग को ना ही खजाने चाहिए थे, ना ही प्रॉपर्टीज। उसे सिर्फ एक फ्यूचर चाहिए था, स्पेसिफिकली ग्लैमरस प्रोविंस के गवर्नर की पोजीशन। झांग जी और ची फैमिली की मिस चीयू के बीच की शादी अब लगभग तय हो चुकी थी। बस इसे अनाउंस करने के सही वक्त का इंतजार था। फिर हिडन ओरिजिन सोसाइटी की बेशुमार दौलत के साथ गवर्नर की पोजीशन लगभग गारंटीड थी। तो जब तक मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन गिरता है, झांग चोंग पावर के एक नए पीक पर पहुंच जाएगा। इसी दौरान मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के अंदर जिन मुतोंग के लगातार लिखने की आवाज सुनी जा सकती थी। शेन लैंग ने उसे जो टॉपिक्स और पोएम्स दी थी वो उन्हें सैकड़ों बार कॉपी कर चुका था। जो कुछ याद करने की जरूरत थी उसने सब रट्टा मार लिया था। फिर भी इन सब के बावजूद जिन मुतोंग अभी भी डरा हुआ था। उसे डर था तांग युन से हारने का और अपनी फैमिली की किस्मत को तबाह कर देने का। शेन लैंग ने यह सुनकर उसे कंफर्ट किया, हारना नॉर्मल है, जीतना अजीब होगा। तुम्हें इस मैच के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शेन लैंग ने जिन मुतोंग को कुछ पोर्ट्रेट्स का एक बंच पकड़ाया और उसे अच्छे से आराम करने को कहा। शेन लैंग जिन मुतोंग के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, पर उसका मूड लाइट करना अभी भी पॉसिबल था। कुछ ही देर बाद जिन मुलान के बेडरूम के अंदर जिन मुलान जैसी स्ट्रांग औरत को भी तांग यान से हारने की फिक्र हो रही थी। वो इस बात से टेंशन में थी कि क्या होगा अगर तांग यान ने मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस यूज ही नहीं किया। शेन लैंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरा। फिक्र मत करो मुलान, मेरे प्लान्स को फॉलो करो और तुम कभी गलत नहीं होगी। शुरू में शेन लैंग के इतने टाइट एम्ब्रेस की वजह से जिन मुलान ने कंप्लेन की कि उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है और शेन लैंग को अपनी ग्रिप ढीली करने को कहा। शेन लैंग ने मान लिया, पर तभी जिन मुलान घूमी और उसने खुद शेन लैंग को बहुत टाइटली हग कर लिया। एंग्जाइटी में उसने पूछा, माय लॉर्ड, सब कुछ आपके कंट्रोल में है ना? चाहे जो हो जाए आपके पास एक सोल्यूशन है, तो हमारी फैमिली डेफिनेटली जीतेगी, है ना? जिन मुलान को इस वल्नरेबल स्टेट में देखकर शेन लैंग ने स्माइल के साथ पर एक फर्म टोन में रिस्पॉन्ड किया। आसमान और जमीन में, समंदरों के उस पार और जंगलों में सिर्फ मैं ही अनबीटेबल हूं। जिन मुलान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और जोश में बोली, 3 दिनों में हम डेफिनेटली उन्हें अनिहिलेट कर देंगे। वक्त तेजी से आगे बढ़ा। 3 दिन बाद फेनस दिखाने के लिए आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन का कंटेस्ट न्यू रिवर हंटिंग ग्राउंड्स में सेट किया गया था। एक ऐसी जगह जिसका जिन या टैंग फैमिली किसी से कोई एफिलिएशन नहीं था। वो डिसाइसिव 3 कॉन्टेस्ट जो मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की किस्मत का फैसला करने वाले थे, वो यहीं पर होने वाले थे।
भले ही नाम से ये एक हंटिंग ग्राउंड था, पर एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंप था। दोनों फैमिलीज के बीच इस कंपटीशन ने अनगिनत स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट किया था, जो ये देखने को क्यूरियस थे कि क्या मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन जिंदा बच पाएगा। आखिरकार जो कुछ सामने दिख रहा था उससे मिथिकल टर्टल काउंट का हारना प्रैक्टिकली 100% तय था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन हाई काउंट को नापसंद करते थे, ये याद करते हुए कि जिन फैमिली के एंसेस्टर्स के वक्त में जिन हाई काउंट सिर्फ एक कुत्ते